क्या आत्मा है? मनोविज्ञान ने बहुत कोशिश करी है, पूरा न्यूरॉन्स डाइसेक्ट कर चुके हैं, हर एक न्यूरोटिक फंक्शंस को हम डाइसेक्ट कर चुके हैं, बट हम अभी तक नहीं समझ पा रहे कॉन्शियसनेस क्या है। तो व्हाट इज कॉन्शियसनेस, ये एक मेजर सवाल रहा है। एक क्वेश्चन आया यार मेरे माइंड में, अगर तू मनीष डिफाइन कर पाए कि मतलब एक्चुअल में हम किस चीज को कॉन्शियसनेस मानते हैं, होती क्या है करेक्ट। एक्चुअल में कॉन्शियसनेस? क्या हमारा सोचना सिर्फ कॉन्शियसनेस है? क्योंकि आजकल तो एआई भी सोचने लग गया, बट हम उसे अभी तक कॉन्शियसनेस नहीं मान पाए। हम कौन है? गोरिल्ला के ही तो भाई बहन है ना? और कितने करोड़ों साल से कितने मैं तो नहीं हूँ, तू होगा भाई। भाई तो भी भाई वहीं से मजाक कर रहा हूँ यार। वहीं से ही आए हैं सब भाई, मान या ना मान। एक्चुअल जो क्वेश्चन आता है कि लाइफ कैसे क्रिएट हुई। टॉपिक है थियोलॉजी के, तेरी साइकोलॉजी के और जो कॉस्मोलॉजी के, ये तीन ऐसे टॉपिक है, हम कोई भी बात कर रहे हैं वो तीनों से रेजोनेट होती है, कहीं ना कहीं तीनों पॉइंट से गुजर के आती है। हाँ, तो जहाँ पे तूने सेपरेट नहीं है, बिल्कुल इंटरकनेक्टेड है बहुत ही डीपली। तो जैसे मनीष ने अभी एक अच्छा पॉइंट बोला है कि वो कॉन्शियसनेस कैसे डेवलप हुई और हम में हुई तो मशीनों में क्यों नहीं हो सकती है, राइट? वेलकम गाइस टू टुडेज एपिसोड ऑफ हैंगआउट टॉक्स, है ना? विद अस टुडे इज अभय बिष्ट, राजीव वर्मा एंड मी माई सेल्फ मनीष रावत। हाँ भाई। सो आज हम बात करेंगे मेटाफिजिक्स के ऊपर, जो कि फिलोसफी का एक डोमेन है। और मेटाफिजिक्स की अगर मैं बात करूँ तो मेटाफिजिक्स होता क्या है, राइट? काफी लोगों के तो मन में सवाल आएगा। सबसे पहले तो मेटाफिजिक्स में बता दूं, वो चीज जो फिजिकल रेल्म के बियॉन्ड डिस्कस की जाती हैं, वो मेटाफिजिक्स का पार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम बाउंसिंग अ बॉल, फिजिक्स डिस्कस की ये बॉल कैसे बाउंस हो रही है, किस एक्सेलरेशन पे बाउंस हो रही है, समथिंग लाइक दैट। वेयर वी टॉक अबाउट मेटाफिजिक्स, तो उसके अंदर आ जाता है इस बॉल का वजूद ही क्यों है इस यूनिवर्स में, फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना? तो ये जो बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन अबाउट लाइफ है ना, तो वो मेटाफिजिक्स के अंदर कवर होता है ना? स्टार्ट विद अभय बिष्ट, वो आज हमें बताएंगे कि मेटाफिजिक्स के, पहले तो मैं बता दूं, तीन सब डोमेन होते हैं स्पेसिफिकली। कॉस्मोलॉजी, जिसके बारे में आज अभय बिष्ट डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद आएगा हमारा थियोलॉजी, राजीव जी डिस्कस करेंगे उसके बारे में। देन आएगा लास्ट में विच इज साइकोलॉजी, जिसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। स्टार्ट विद अभय बिष्ट, तो ऑन टू यू। ओके गाइस, थैंक यू मनीष, बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया आपने। तो जैसा कि तुमने बोला, स्टार्ट हम करेंगे कॉस्मोलॉजी से। तो एक रीज़न था जिस क्योंकि हमने कॉस्मोलॉजी को फर्स्ट में रखा। वाई? बिकॉज कॉस्मोलॉजी अपने आप में मेटाफिजिक्स का एक ब्रांच है, और ये काफ़ी वाइड ब्रांच है, काफ़ी ब्रॉड ब्रांच है, जो बात करता है यूनिवर्स के बारे में और कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस के बारे में, जो कहता है कि ये यूनिवर्स कैसे शुरू हुआ, क्यों हुआ, वो सारे क्वेश्चंस के बारे में कॉस्मोलॉजी बात करता है। ठीक है, तो ये तो है एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट व्हाट इज कॉस्मोलॉजी। अब हम बात करते हैं कॉस्मोलॉजी में काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग थ्योरीज हैं, जैसे कि मैंने बोला यूनिवर्स के स्केल पे हम पहले शुरू करेंगे, ब्रॉडर स्केल पे। तो एक थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी, बहुत ही पॉपुलर थ्योरी है, जो कहती है कि ये यूनिवर्स, अगर हम टाइम में पीछे जाए तो ये यूनिवर्स एक टाइम पे एक बहुत ही छोटे पॉइंट से शुरू हुआ, और उस पॉइंट से ये कंटिन्यूसली एक्सपैंड होता गया यूनिवर्स, और अभी भी एक्सपेंशन फेज में है। पहले साइंटिस्ट ये मानते थे ये यूनिवर्स एक फाइनाइट जगह है, राइट, ऐसा मानते थे लोग। बट बाद में साइंटिस्ट ने ये ऑब्जर्व करा और ये पाया कि ये यूनिवर्स एक्चुअली में एक्सपैंड कर रहा है। तो ये आता है कॉस्मोलॉजी के अंडर। तो कई सारी थ्योरी तो ये भी है ना कि यूनिवर्स, एक तो थ्योरी है यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा, और एक थ्योरी ये है कि यूनिवर्स लूप में है। एग्जैक्टली, वो थ्योरी बिल्कुल सही कहा मनीष। और यहाँ पे मैं तुम्हारा वाला एग्जांपल यूज करूंगा, बाउंसिंग बॉल वाला जो तुमने कहा था। तो इस थ्योरी में बेसिकली यही समझो कि एक जैसे बॉल होती है, ऊपर से आपने बॉल को एक ड्रॉप करा एक पॉइंट पे, राइट? तो बॉल इस पॉइंट पे आके यहाँ से बाउंस करती है, वापस ऊपर जाती है, ऊपर जाके फिर क्या करती है, वो वापस उसी पॉइंट पे आती है, राइट? ऐसे बाउंस करती है बार बार। तो इस थ्योरी में बेसिकली यूनिवर्स को ऐसा बताया गया है कि अभी एक एक्सपेंशन फेज में है और वापस से कंट्रैक्ट करेगा। करेक्ट। तो ये भी एक थ्योरी है कॉस्मोलॉजी में। तो बेसिकली ये काफी सारे मतलब अलग अलग मेटाफिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर करते हैं इसमें। सेम वे इंडियन फिलोसफी में भी कहा गया ना, तो विष्णु जो बैठे हैं, एग्जैक्टली, है ना, जगत देवता, तो वो जब ब्रेथ को इनटेक करते हैं, है ना, तो एक यूनिवर्स फंक्शन करता है उस टाइम तक। हाँ, एक जब वो
यस, जब वो एक्सेल करते तो यूनिवर्स डिस्ट्रॉय होता हाँ, है। ये एक बहुत ही बढ़िया पॉइंट है हमारे रिलीजन में, हिंदू माइथोलॉजी में, कि कॉस्मिक विष्णु, जैसे विष्णु भी अलग अलग टाइप के हैं, तो एक कॉस्मिक विष्णु है, बहुत बड़ी एंटिटी जो ये एक मेटाफर हो गया उसका। हाँ, जो इस यूनिवर्स से परे है। तो वो कॉस्मिक ओशियन में स्लीप कर रहे हैं, और जब वो एक ब्रेथ इनहेल करते हैं, नहीं सॉरी, ब्रेथ एक्सहेल करते हैं, तो उनके जो बॉडी के पोर्स हैं, हर एक पॉइंट से, हर एक रोम छिद्र से एक नया यूनिवर्स जन्म लेता है। और जब फिर वो वापस इनहेल करते हैं, वो यूनिवर्स उन्हीं के अंदर समा जाता है, विच अगेन सपोर्ट्स दैट बाउंसिंग थ्योरी, वो जो बाउंसिंग बॉल वाली थ्योरी थी कॉस्मोलॉजी की, उसको सपोर्ट करता है। तो ये एक थियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट एक्सपेंड होता रहता है यूनिवर्स हाँ टाइम टू टाइम जो। हाँ। करेक्ट। अभी जैसे ये तो बात हो गई कि आफ्टर बिग बैंग, हम्म है ना, ये आपने बात करी। हम्म बट व्हाट इज बिफोर बिग बैंग इफ यू टॉक अबाउट कॉस्मोलॉजी? और मैंने बताया ना कि बाउंसिंग बॉल वाले के एग्जांपल से, तो हम्म फर्स्ट इन द फर्स्ट प्लेस व्हाई देयर इज अ बाउंसिंग बॉल रिक्वायर्ड, सो व्हाई देयर इज अ बिग बैंग रिक्वायर्ड, व्हाई देयर इज अ रिक्वायरमेंट फॉर द यूनिवर्स, ये इन द फर्स्ट प्लेस शुरू ही क्यों हुआ? हाँ, अगर हम इन क्वेश्चंस पे बात करें तो देखो, साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इन क्वेश्चंस को आंसर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। वाई? बिकॉज साइंस बात करता है लॉजिकल फैक्ट्स पे, यहाँ पे आता है थियोलॉजी। बिकॉज थियोलॉजी के अंदर आप बेसिकली फिलोसफीज के बारे में बात करते हैं, राइट? कई सारी चीज़ें आप अलग अलग रिलीजन्स, गॉड, एग्जैक्टली गॉड के बारे में। पॉसिबिलिटीज को आप एक्सप्लोर करते हैं, राइट? तो ये एक थियोलॉजी का पार्ट हो जाएगा यहाँ पे, जहाँ आपने क्वेश्चन पूछा कि ये क्यों हुआ है। तो जैसे कई सारे थियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स ये कहते हैं, रिलीजन ये कहते हैं कि कोई ना कोई क्रिएटर है, उस क्रिएटर ने यूनिवर्स को बनाया है ना? करेक्ट। हाँ। तो जैसे कि कोई भी तुम उठा लो, जैसे कि अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात करी, जैसे हिंदू रिलीजन में ये माना जाता है कि विष्णु से करेक्ट। क्रिएशन है, राइट? और शिव से डिस्ट्रक्शन है, ब्रह्मा वो करते हैं, है ना? ये फिर उस पॉइंट पे आ जाता है ना, जैसे तुमने बोला एक सर्टेन एंटिटी से हाँ। डिस्कवर हुआ है। तो अगर इसको मेटाफर हम लेके चले तो ये कहीं ना कहीं ये बताना चाह रहा है हमें कि ये यूनिवर्स सिंगुलैरिटी से डिफाइन हुआ है और अब बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया है। हाँ। अच्छा, है ना? ये तो चला इसका मेटाफिजिक्स का एक सब डोमेन हुआ, ठीक है। हाँ। वहीं पे जैसे अभी इसी से कंटिन्यू करते हैं, जैसे कि बात चल रही है कि यूनिवर्स एक्सपेंड हुआ है, उसके रीजन क्या है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक यहाँ पे चीज हम ये बात भी आ आती सकते हैं है। थियोलॉजी पे। हाँ, इसमें ये थियोलॉजी का एक पार्ट आता है जिसमें क्या कहते हैं, देयर इज एन क्रिएटर, कोई क्रिएटर तो होगा। तो इसका पर्पस क्या, मतलब है इसका क्या पर्पस है, ठीक है। तो पहले राजीव, क्या metaphysics- थियोलॉजी को आप एक्सप्लेन कर दो थोड़ा सा। मैं वही चीज कहना चाह रहा हूँ कि थियोलॉजी के तौर पे जो है, ठीक है, यहाँ पे हम किसी क्रिएटर की या बात करते हैं कि कोई क्रिएटर होगा जिसने इस पूरे या यूनिवर्स को क्रिएट करता है, ठीक है, उसको मैनेज करता है। तो दैट इसमें मींस वी कैन जस्ट बी एनपीसीज। हाँ, जो भी हो, हाँ, इसमें बहुत सारे फिर सब डोमेन्स हो गए, बहुत ज्यादा बन जाते हैं। अभी उस पे ना जाके एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो है थियोलॉजी का, उसमें बस इसी की बात करता है कि जो भी एग्जिस्टेंस की सारी चीजें हैं, ठीक है, यूनिवर्स हो गया है, ये क्रिएटर के थ्रू हुआ है। क्रिएटर है कोई, गॉड हो गया, ठीक है, इसे हम ईश्वरवाद के तौर पे भी बोलते हैं। इसमें दो एस्पेक्ट आती है, ठीक है। हिंदी में मैं थोड़ा ज्यादा अच्छी तरह समझा पाता हूँ क्योंकि इंग्लिश में थोड़ी वोकेबलरी का डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। इट्स तो ओके। इसमें दो कॉन्सेप्ट बनते हैं। पहला एक होता है कि एक ईश्वरवाद, यानी कि ये मानना कि यह है ना, एक ही ईश्वर है, ठीक है, कोई एक ही क्रिएटर है और नहीं है। जिसे मोनोलिज्म के तौर पर शायद कुछ कहते हैं इसको, ठीक है। दूसरा एक इसमें विचारधारा आती है जिसमें कहते हैं अनेक ईश्वर है, एक नहीं है, बहुत सारे ईश्वर है। जैसे कि हिंदू पॉलीथीज्म। माइथोलॉजी में, हाँ, हिंदू माइथोलॉजी में भी ये दोनों तरह की बातें चलती है। उसमें कहते हैं कोई एक ही क्रिएटर मैन है, और फिर वहीं पे बात आती है कि मल्टीपल क्रिएटर है जो मल्टीपल यूनिवर्स को हैंडल करते हैं, है नहीं। जैसे कि हमने गीता का एक एग्जांपल दिखाया था, जब अर्जुन के सामने कृष्ण अपना जो बड़ा रूप स्वरूप दिखाए थे, उसमें क्या है कि मेरे देख सहस्त्र रूप देख तू मेरे, है नहीं। और इसमें हर एक जो रूप में है उसके मैनेज करने वाले सब क्रिएटर्स तो है। जैसे कि हमारे यूनिवर्स के तौर पर कहा जाता है कि यहाँ पे तीन है, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों इसको मैनेज करते हैं यूनिवर्स को। ये रिलीजियस बेसिस पे हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से थियोलॉजी काम करती है। एक राजीव, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया इसमें, जहाँ हम इंडिया की बात कर रहे हैं और आप एग्जाम्पल से दे रहे हो, इंडियन एग्जाम्पल से, तो इंडिया में कई सारी फिलोसफीज ने जन्म लिया है और वर्ल्ड जो है आज तक ज्यादातर मानता है, जैसे
वैसे तो जो पढ़ता है उसे तो पता ही रहता है, बट वर्ल्ड में जो नॉर्मल लोग हैं वो ज्यादातर मानते हैं कि इंडिया जो देश है वो पॉलीथीज्म का देश है, विच मीन्स देयर आर मल्टीपल गॉड्स दैट एग्जिस्ट। बट अगर आप हाँ हमारे ग्रंथों में जाते हैं और ग्रंथ को ढंग से आप पढ़ेंगे तो वहां पे मोनोथीज्म की बात की गई है कि गॉड एक ही है। दैट इज द मेजर एग्जाम्पल जो कि हमारे सबसे बड़े साहित्य में दिया गया है, जो कि चर्चित किया था आचार्य शंकराचार्य ने। ठीक है, उन्होंने आदि शंकराचार्य ने जो वेदांत फिलोसफी दी, जो कि हमारे उपनिषद में से ही निकली है, उपनिषद का ही जो पार्ट है। कि भारतीय दर्शन की 9 शाखाएं मानी जाती है, ठीक है, उसमें हाँ। से एक है, उसका एक पार्ट है शंकराचार्य एक है, और दिया था। ये ये उन 9 के 9 में से सबसे जो है ज्यादा प्रगाढ़ है और सबसे ज्यादा पावरफुल है, जिसको मतलब प्रकार तो इवन देखिए, साइंटिस्ट भी हाँ कंसिडर कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं के साथ जो डेवलपमेंट होते जा रहे हैं साइंस में, तो हमारे टेक्नोलॉजी में, तो कहीं ना अद्वैत कहीं सबूत मिलने की बात होती है कि कहीं ना कहीं सिमुलेशन में रह गए, है नहीं। करेक्ट लेकिन साथ करेक्ट। साथ में हम बाकी की 8 जो शाखाएं हैं हमारी भारतीय दर्शन की, ठीक है, तो उसके हिसाब से भी अलग अलग टाइम पे अलग अलग जो विचारवादी लोग आए, उन्होंने अलग अलग तरह की क्या कहते हैं अपनी फिलोसफी दी है, दर्शन दिया है, करेक्ट। ठीक है। तो उनसे सारे तो मेरे को नहीं पता, लेकिन कुछ एक जो है वो तुम्हें भी अच्छी तरह से पता होगा। एक जो बात चलती है अद्वैत। द्वैतवाद की, ठीक है, एक होती है अद्वैतवाद। द्वैतवाद में यानी ड्यूअलिज्म की बात होती है, जहाँ ये पे तो मैटर ये तो ये तो राजीव वेदांत का ही पार्ट हो जाता है, अद्वैतवाद। नहीं, अगर हम अच्छी तरह से देखेंगे ना तो पॉइंट वहां से समझ आएगा, क्योंकि अद्वैतवाद वो कह वेदांत रहा का हूँ, पार्ट है, द्वैतवाद डिफरेंट है। हाँ मैं बता रहा हूँ ना, वो दोनों के डिफरेंस की बात कर रहा हूँ कि जो बात चलती है, ठीक है, जो ड्यूअलिटी यानी कि द्वैतवाद हो गया, ठीक है, उसमें एक ये कहा जाता है कि मैटर अलग हो गया और कॉन्शियस अलग हो गया, ठीक है, ये साइकोलॉजी करेक्ट। का पार्ट बन जाता है थोड़ा, ठीक है। फिर जो अद्वैतवाद बोलते हैं वो कहते एक है, हैं कि जो मैटर और साइकोलॉजी वो एक ही दोनों है। एक, ठीक है। और अब तो इससे अब मैं फॉरवर्ड करना चाहूंगा मनीष तेरे साथ में, ठीक है, क्योंकि तीसरा जो मेन जो डोमेन है वो है हमारा साइकोलॉजी। मेटाफिजिक्स, वो आता है साइकोलॉजी, ठीक है, तो उसके बारे बस में इसमें आपको एक बताना पॉइंट ऐड करना चाहूँगा मैं। जैसे राजीव तूने ये बात कही ना अद्वैतवाद की, तो ये सही में यार काफ़ी पॉपुलर और मैं कहूँगा काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक वो था, ठीक है, उसमें वेदांत का एक पोर्शन, क्योंकि अद्वैतवाद अब जैसे जैसे देख हमारी साइंस इतना ग्रो कर चुकी है, राइट, काफ़ी एक्सपेंड कर चुकी है और काफ़ी वो मतलब लेवल पे इवॉल्व हो चुकी है अब साइंस। तो यहाँ पे भी ये एंड में यही पा रहे हैं कि जो यूनिवर्स का एग्जिस्टेंस है, ठीक है, क्वांटम फिजिक्स में एक थ्योरी आती है स्ट्रिंग थ्योरी। तो वो बेसिकली ये मानती है कि यूनिवर्स में अगर आप बिल्कुल छोटे सबस्ट्रेटा में चले जाओ, बिल्कुल ही एटॉमिक से भी मतलब बिल्कुल ही नीचे, सबसे नीचे चले जाओगे आप, तो आपको एट द एंड मैटर के ओरिजिन में भी एनर्जी मिलेगी, एक एनर्जी की स्ट्रिंग। तो बेसिकली ये कह रहा है कि इस यूनिवर्स में हम जो भी चीज़ देखते हैं वो इन द एंड एनर्जी से बनी है, हाँ हाँ, जो कि कहीं ना कहीं अद्वैतवाद ये को बात कहीं तो सपोर्ट सत्य करती मालूम है, जो कि होती है। अद्वैतवाद को हाँ, काफ़ी सपोर्ट करती है। ये कहीं ना कहीं सत्य मालूम होती है, लेकिन अभी जैसे मनीष को हम पॉइंट को बताए, क्योंकि पता है क्या होता है हम्म। अभी, ये 3 मेजर है, इनमें इतने ज्यादा सब डोमेन्स है कि अगर हम समराइज करने बैठे तो टाइम बहुत जाएगा, तो इसलिए थोड़ा ऊपर हम समझते हैं, फिर डीपली इनको डिस्कस करते हुए ठीक है। चलेंगे। तो मनीष तीसरा जो पॉइंट है, ठीक है, साइकोलॉजी जो है, जिसमें हम या इंसान थॉट को या और कॉन्शियसनेस को या एक्सप्लोर करते हैं, तो उसके बारे में तो इसी में हम तीसरा पार्ट अब इसका डिस्कस करेंगे, विच इज साइकोलॉजी, जो कि एक मेजर पार्ट है काफी मेटाफिजिक्स का। सबसे मेजर जो इसके अंदर क्वेश्चन जो पुट किया जाता है और जो सालों से चर्चा का विषय रहा गया है, हॉवर्ड जैसे बड़े बड़े स्कूल्स में जहाँ पे इन चीज़ों की स्टडी भी हो रही है, वो तक आज इसको समझ नहीं पा रहे हैं, विच इज व्हाट इज कॉन्शियसनेस, चेतना आखिर है क्या, है ना। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। देखो क्या होता है ना कि हम सोच रहे हैं और किसी चीज पे डिस्कस कर रहे हैं, है ना, तो वो जो सोच रहा है वो है कौन आप आखिर में। क्या हमारे कान से हम सोच रहे हैं? नहीं। क्या हमारे हाथ से हम सोच रहे हैं? नहीं। तो अंदर जो सोचने वाला बैठा है, जो थॉट पुट कर रहा है, वो ये बॉडी तो नहीं है, विच मीन्स वो सेपरेट फ्रॉम बॉडी कुछ है अंदर। व्हाट इज दैट थिंग? क्या वो माइंड है और आत्मा है और वो कुछ और है? क्या है वो? क्या वो तो वो ब्रेन का एक कोई मेजर पार्ट है? क्वेश्चन। क्या वो ब्रेन का कोई स्पेसिफिक पार्ट है? कई करेक्ट, बंदे क्या ऐसे वो होते हैं ना, जैसे वही ब्रेन कहीं ब्रेन। कहीं पर डैमेज हो जाता है, डेड हो जाता है, तब भी इंसान सोच पा रहा है, तो वो है क्या?
क्या हम जो चैतन्य है ये आ कहाँ से रहा है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है, क्या हम अपने 5 सेंसेस से समझ पा रहे हैं इसको? नहीं, है ना? कुछ है अंदर जो इसको परफॉर्म कर रहा है। क्या वो हमारा ब्रेन है जो फंक्शन कर रहा है, ब्रेन का कोई पार्ट सर्कुलेट कर रहा है इस चीज को? और क्या आत्मा है जो कि बहुत ज्यादा रिलीजियस बिलीफ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, विच इज सोल। हाँ, क्या सोल है जो तो इस मैंने चीज को? एग्जिस्टेंस का मेन पर्पस ही उसमें सोल को लेके चलता है, करेक्ट, आत्मा क्या है। करेक्ट। क्या आत्मा है जो चीज सोच, जो ये चीज सोच रही है? तो ये एक मेजर कंसर्न है, मेजर इशू है जिसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, बट आज तक कॉन्शियसनेस को हम सरफेस लेवल पे ही टच कर पाए हैं। न्यूरोटिसिज्म समझ पाए हैं, न्यूरॉन समझ पाए हैं, बट दैट इज नॉट वेयर कॉन्शियसनेस स्टार्ट फ्रॉम, है ना? मनोविज्ञान ने बहुत कोशिश करी है, पूरा न्यूरॉन्स डाइसेक्ट कर चुके हैं, हर एक न्यूरोटिक फंक्शंस को हम डाइसेक्ट कर चुके हैं, बट हम अभी तक नहीं समझ पा रहे कॉन्शियसनेस क्या है। तो व्हाट इज कॉन्शियसनेस, ये एक मेजर सवाल रहा है, साइकोलॉजी का जो एक मेजर पार्ट है। इसके बाद इसमें जो उससे पहले व्हाट इज कॉन्शियसनेस से पहले तूने सही कहा यार, ये कॉन्शियसनेस मतलब अपने आप में कैसे एग्जिस्ट करती है। एक क्वेश्चन आया यार मेरे माइंड में, अगर तू मनीष डिफाइन कर पाए कि मतलब एक्चुअल में हम किस चीज को कॉन्शियसनेस मानते हैं, होती क्या है एक्चुअल में कॉन्शियसनेस? क्या हमारा सोचना सिर्फ कॉन्शियसनेस है? क्योंकि आजकल तो एआई भी सोचने लग गया, बट हम उसे अभी तक कॉन्शियसनेस नहीं मान पाए। तो व्हाट इज एक्चुअल कॉन्शियसनेस? करेक्ट। अब यहाँ पे ना क्लियर डिस्टिंक्शन हमें करना पड़ेगा चीजों को लेकर के, कि जैसे तुमने बोला व्हाट इज कॉन्शियसनेस, ये इसकी रेखाएं शुरू कहाँ से होती है, इसकी बाउंड्रीज कहाँ से शुरू होती है? क्योंकि कई हद तक तो रीजनिंग एआई भी कर रहा है ना? तो इस चीज में समझना ये जरूरी है। अभी जैसे हमने बोला कि हम ना कहीं अहम में आ जाते हैं जब हम बोलते हैं ना कि हम कौन है, राइट? कॉन्शियसनेस कहाँ से पैदा हो रही है, हम कौन है? सेंस ऑफ सेल्फ। सेंस ऑफ सेल्फ, करेक्ट। सेंस ऑफ सेल्फ से चेतना शुरू होती है। जब तू रीजन कर पा रहा है कि तू एक्चुअल में है कौन, क्या तू बॉडी माइंड सोल क्या है, तो हम जब इस चीज पे आते हैं तो ईगो एक डेवलप होता है, कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होता है हमारा अपने आप को लेकर के। और अभी हम जैसे सोचते हैं ना, तो हम अपने आप को बहुत बड़ा चढ़ा के सोचते हैं कि हम एक रीजनिंग करने वाले बीइंग से, कॉन्शियस बीइंग है, हम सुप्रीम बीइंग है कंपेयर टू अदर स्पीशीज जो वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है ना? इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम अभी सोचते हैं। बट अभी एक चीज समझ, क्या सच में कॉन्शियसनेस सिर्फ हम तक सीमित है? क्या हमारे अलावा कोई कॉन्शियसनेस को टच नहीं कर सकता, डेवलप नहीं कर सकता? बीट मशीन और इन स्पीशीज, लिविंग ऑर्गेनिज्म। हाँ यहाँ पे यार ये क्योंकि हमारा, अब समझ, हम कौन है? गोरिल्ला के तो भाई बहन है ना? और कितने करोड़ों साल से मैं तो नहीं हूँ, तू होगा भाई। भाई वहीं से मजाक कर रहा हूँ यार। वहीं से ही आए हैं सब भाई, मान या ना मान, यही आदत है ना, हम आए हम वहीं से ही हैं। जो ब्रांचेस डेवलप हुई है, अब वो ये हो गई कि बाद में जो ब्रांच आई है वो ज्यादा इवॉल्व हो गई कंपेयर टू अदर ब्रांचेस, तो हम आज यहाँ पे पहुंच गए। अदरवाइज हम भी कहीं बंदर की तरह जंगलों में घूम रहे थे। तो बंदर में भी कॉन्शियसनेस होती है। रुको, तो करोड़ों साल का कहना चाह रहा हूँ, बेसिकली मैं यही समाप्त करना चाह रहा हूँ इस पॉइंट को, ठीक है? कि जो बेसिकली कॉन्शियसनेस को लेके चल रहे हैं, ठीक है, उसमें ये मानना है कि यार कुछ लोग, कुछ स्पीसीज ज्यादा कॉन्शियस होती है, कुछ कम होती है, लेकिन ज्यादातर जो स्पीसीज है, जो लाइफ है, ऑर्गेनिज्म हमारी लाइफ है, वो कॉन्शियस है। कुछ लेवल्स ऐसी उनके अलग अलग है। कुछ ऐसी स्पीशीज भी है जो कॉन्शियस नहीं है। लाइक आई हैव अ डॉग, ठीक है, मेरे घर में एक डॉग है, कुछ हद तक वो चीजें समझता है, लैंग्वेज, कॉग्निटिव थिंकिंग कर पाता है कुछ लेवल, भले लैंग्वेज नहीं बोल पाता वो, लेकिन हमारे जेस्चर वो समझ पाता है कुछ लेवल। ये भी एक टाइप की कॉन्शियसनेस है। एआई इज डूइंग द सेम राइट नाउ एंड मोर, ठीक है? अभी देख, करोड़ों साल का आउटकम है कि धीरे 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 हमारी कॉग्निटिव एबिलिटी इंक्रीज होती चली गई, क्योंकि हमने उसको रिफाइन करा, है ना? पहले हम केवमैन थे, तो हमने सोचा कि हम कैसे हंटिंग कर सकते, कैसे हम अपना पेट पाल सकते, चीजें वहां से शुरू, तो हमने टूल्स डेवलप करे, धीरे धीरे कॉग्निटिव रीजनिंग हमारी तेज होती गई है, ठीक है? और आज आउटकम है कि हम यहाँ पे पहुंच गए उसका, राइट? अब चीजों को समझो कि क्यों ऐसा नहीं हो सकता कि एआई जो कॉग्निटिव रीजनिंग कर रहा है वो इस लेवल तक पहुंचाए, ना पहुंच पाए, हो ही नहीं सकता पॉसिबल। अभी एआई एक ऐसे स्टेज पे जब वो खुद की कॉग्निटिव थिंकिंग डेवलप कर रहा है और हम भी नहीं पकड़ पा रहे हैं,
आप पूछते हैं ना तो वो गाने भी बना देता है ना। आप उससे डिस्कस करेंगे कुछ टॉपिक पे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे तो वो भी कर सकता है। वो क्रिएटिव थिंकिंग कर सकता है, वो रीजनिंग कर पा रहा है ना। इट्स जस्ट लाइक दैट, वो अभी उसमें फीलिंग्स नहीं है, सेंस ऑफ सेल्फ नहीं है जो हम में है, जिसे हम बोलते हैं ना आय। जैसे कॉन्शियसनेस का ऐसे ही सबसे बड़ा पार्ट है आय। ठीक है, मैं करेक्ट कि समझ मैं गया कौन? इसको ना। पॉइंट ये जो है जैसा कि अभी डिस्टिंग्विश कर रहा है तू, ठीक है, करेक्ट। इसमें कि ह्यूमन अलग तरीके से है, बाकी चीजें अलग है, और एक मशीन कॉन्शियस अभी के तौर पर उसके लिए नहीं हो सकती। लेकिन नहीं, जैसे ये अगर नहीं मैं बोल रहा मैं, ये नहीं है पॉइंट। मैं कह रहा हूँ मशीन क्यों नहीं हो सकती, ऐसा हमें क्यों लगता है कि मशीन नहीं हो सकती? हाँ, क्योंकि हमें हम ऐसा में लगता देख, है कि इसके अंदर मैं यहाँ सेंस पे ऑफ सेल्फ क्वेश्चन, नहीं है। अब मैं इसे रिवर्ट करता हूँ क्वेश्चन को। ऐसा कैसे हो गया कि हम में कॉन्शियसनेस डेवलप हो गई? व्हाट आर द फैक्टर्स? अब यहाँ पे यही तो बात है कि यहाँ पे तू किस पॉइंट से बात करेगा। अब देख, साइंस इस बात का क्या पॉइंट उत्तर देता है? साइंस पे तो कोई आंसर है नहीं, क्योंकि साइंस अभी स्टेज में है समझने के कॉन्शियसनेस। रिलीजन मैं यहाँ बस पे ये बोल रहा हूँ, जब कॉन्शियसनेस हम में डेवलप हो सकती है अपने आप से, तो व्हाई नॉट मशीन्स, व्हाई नॉट एआई? वी डिडंट डेवलप कॉन्शियसनेस ना, कॉन्शियसनेस वाज देयर, वो पहले से थी वहां पे, हम बस उसका माध्यम बने। करेक्ट? समझ चीज को, हमारे थ्रू कॉन्शियसनेस नजर आ रही है, मेरी अवेयरनेस तुझे नजर आ रही है, सेम एज तेरी अवेयरनेस मुझे नजर आ रही है, वो हम में डेवलप हुई है थ्रू आउट दीज इयर्स ऑफ इवोल्यूशन। जो सेम वे विद मशीन्स, जो ये व्हाई तीनों नॉट? टॉपिक है, थियोलॉजी के, तेरी साइकोलॉजी के, और जो कॉस्मोलॉजी के, ये तीन ऐसे टॉपिक है, हम कोई भी बात कर रहे हो तीनों से रेजोनेट होती है, कहीं ना कहीं हम तीनों पॉइंट तीनों से गुजर के आती इंटरकनेक्टेड है। है। हाँ, तो जहाँ पे तूने इंटरकनेक्टेड है, सेपरेट नहीं है बिल्कुल। इंटरकनेक्टेड है बहुत ही डीपली, तो जैसे मनीष ने अभी हम्म, एक अच्छा पॉइंट बोला है कि वो कॉन्शियसनेस कैसे डेवलप हुई और हम में हुई तो मशीनों में क्यों नहीं हो सकती है। राइट। हाँ, तो यार बहुत बढ़िया सवाल है, इसमें अपने आप में कॉन्शियसनेस के बारे में बस एक पॉइंट है ना, ऐड कर। माइंड बॉगलिंग सवाल है भाई ये, भाई बहुत ज्यादा। बिल्कुल। तो जैसे कि कॉस्मोलॉजी के स्टैंड पॉइंट से मैं बात करता हूँ, तो कॉन्शियसनेस को यार हम अगर देखें ना, तो हम कहते हैं एक चीज़ कि यूनिवर्स है, राइट, यूनिवर्स एक चीज़ है, ऑब्जर्वेशन है, राइट, और हम ऑब्जर्वर है। तो क्वांटम फिजिक्स में एक बात चलती है जो बोलता है कि ऑब्जर्व जो यूनिवर्स है जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो इसीलिए क्योंकि उसे ऑब्जर्व करने वाला भी मौजूद है। अगर ऑब्जर्वर नहीं होगा तो यूनिवर्स नहीं होगा। और यहीं पे यही पॉइंट क्या यही यहीं पे आ यही जाता है ना, कॉन्शियसनेस में भी लागू होता है ये पॉइंट। देख, यहीं पे आ जाता है सेंस ऑफ सेल्फ। यू थिंक यू आर, देयरफॉर यू आर। रीने डिकार्ट ने कहा था, आफ्टर थिंकिंग सो मच, सो इयर्स स्पेंडिंग इन आई सब्जेक्ट थिंक ऑफ दैट कॉन्शियसनेस, he stated this sentence, I think therefore I am। है ना? इसका क्या मतलब है? जब मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि मेरा अस्तित्व है, तब ये संसार मेरे लिए एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज ये नहीं है। इफ देयर इज एन ऑब्जर्वर, देन ओनली देयर इज ये ऑब्जर्व, दैट इज ऑब्जर्व। जब ऑब्जर्वर है तभी ऑब्जर्व्ड है चीजें, अदरवाइज नहीं है। इन इंडिया, इन इंडियन फिलोसफी, J. Krishnamurti came, he said the same thing. And there is a famous book which is not very renowned, but it is very powerful, which is Ashtavakra Geet. If you guys are watching, go seek that book and read that book. That will change your life forever. The thinking perspective of yours, that will be changed forever. Go read Ashtavakra Geet. तो उसमें क्या गया है? यही तो कहा गया है। मतलब गीता। तो ये तो हो गया ये साइकोलॉजी को लेके कि कॉन्शियसनेस क्या है, ठीक है, थॉट क्या है, इस चीज को है। अब मेन पॉइंट पे हम आगे आते हैं, ठीक है, जो कि है कि लाइफ के क्रिएशन की ये बात करता है। ठीक है, समझ गया। ये तो हम स्पीसीज जो डेवलप हो गई है उसकी बात कर रही है कि कॉन्शियसनेस कभी वहां पे बात करती है। उससे भी अगर रूट बैक का उससे पहले से अगर हम तो वापस पीछे जाए, तो सबसे पहला सवाल उठता है कि लाइफ क्या है, जीवन क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। ये सारे जो सवाल आते हैं, ये कहीं ना कहीं कॉस्मोलॉजी का भी पार्ट एक बनता है, ठीक है, और ये थियोलॉजी का पार्ट बनता है, ठीक है। ये दोनों जो अलग अलग तरह से इस चीज को खोजने की कोशिश करते हैं। जैसे साइंस के तौर पे सबसे पहले या काफी पहले भी रहे होंगे, लेकिन एक जो सबसे बड़ा नाम आता है जॉन ग्रेगर मेंडल का, ठीक है, जिसने की आनुवांशिकता यानी कि जीनोलॉजी की जो बात करते थे। उनके अनुसार कहना ये था कि जीवन की जो उत्पत्ति हुई है वो एक रासायनिक तौर पे अभिक्रिया के तौर पे जो
धरती की अर्ली अर्ली स्टेजेस में उस तरीके से एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म डेवलप हुआ, जो कि धीरे धीरे विकसित होते होते एक मल्टी सेल्यूलर से होके इतने ज्यादा वैरायटी वाली या लाइफ फॉर्म में चेंज हो चुका है। एक ये पॉइंट आता है, ठीक है। वहीं पे जैसे थियोलॉजी का मैं पॉइंट बोलता हूँ जो हमारे उसमें काफी ज्यादा चलता है कि जीवन की उत्पत्ति आखिर हुई कैसे। तो इसमें अलग अलग रिलीजन में, ठीक है, अलग अलग चीजें बोली जाती है, ठीक है। जैसे हिंदू में बोला जाता है कि जीवन की उत्पत्ति क्या कहते हैं, ये तीन जो एंटिटी सामने आई थी, ब्रह्मा विष्णु महेश, इनके थ्रू या इसमें जीवन की उत्पत्ति हुई है। प्रोसेस थोड़ी और ज्यादा उनकी कोई डिटेल है, लेकिन उसमें कह दिया कि देयर इज अ क्रिएटर जिसने ये लाइफ को बनाया, ठीक है। ऐसे ही हम दूसरे में चले जाते हैं जिसमें क्रिश्चियनिटी की बात करते हैं। क्रिश्चियनिटी में कहा जाता है कि है ना, सिर्फ 3 या 4 दिन के अंदर अंदर में पूरी लाइफ क्रिएट हो गई। अलग अलग प्रोसेस बताई, हर किसी ने अलग अलग तरीके से बताया, ठीक है। यहीं पे जो साइंस का जो था, साइंस का मैं पॉइंट बता चुका हूँ इसमें। तो एक्चुअल जो क्वेश्चन आता है कि लाइफ कैसे क्रिएट हुई, बेसिक जो रूट क्वेश्चन बनता है ना कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका मेन क्वेश्चन आता है। तो इसमें तुम दोनों की अपने अपने क्या इसमें राय है, क्योंकि जो मैंने पर्सपेक्टिव बता दिए कि दोनों पॉइंट क्या क्या कहते हैं, दोनों सेक्शन जो है। तुम्हारा इसमें टैग क्या है, जैसे अभी तू अपना अगर बताना चाहेगा। देख यार, कॉस्मोलॉजी में तो यही बोला जाता है कि जैसे कि एक साइंटिस्ट है नील डिग्रास टाइसन, मतलब फिजियोलॉजिस्ट है, तो उसने भी कॉस्मोलॉजिस्ट है बेसिकली वो, तो उसने भी बहुत सिंपल स्टफ में बताया कि वी आर मेड ऑफ स्टारडस्ट। जो हमारे बॉडी के कॉन्स्टिट्यूएंट है, जिन चीज़ से हम मिलके बने हैं, वो एक टाइम पे किसी स्टार के कोर में कुक हुई है। जो एलिमेंट्स, जिन एलिमेंट्स से हमारी बॉडी बनी है, राइट, जो भी मैटर है, क्योंकि हम मोस्टली कार्बन बेस्ड लाइफ फॉर्म्स है। तो वो ये बोलता है कि हमारी बॉडी स्टार से मिलके बनी है, तो हम यूनिवर्स का ही क्रिएशन है, और कॉन्शियसनेस भी यूनिवर्स का एक पार्ट है। इट्स इसी की एक तू कह ले खोज है खुद के लिए, टू अंडरस्टैंड इटसेल्फ। इट्स एन एफर्ट ऑफ द यूनिवर्स टू अंडरस्टैंड इटसेल्फ। तो लाइफ के क्रिएशन में तो ये वो यही बोलते हैं कि यार कुछ कुछ इवेंट्स हुए, और जैसे कि तूने बोला था जीनोम जो डेवलप हुई है, केमिकल प्रोसेस जो हुआ अर्थ के अर्ली स्टेजेस के डेवलपमेंट में, उसके कुछ कुछ कॉम्बिनेशन से मिलके लाइफ अचानक से डेवलप हो गई। लेकिन ये भी देख, ये भी पॉइंट अभी हम पूरी तरह से प्रूव नहीं कर पाए, हाँ, जैसे ये बात थ्योरी करी है, है ना ये एक थ्योरी है। कॉस्मोलॉजी में, क्योंकि कोई भी अभी तक ऐसा नहीं कर पाया कि कोई सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म उस विधि के थ्रू बना सके जो कि यार जॉन ग्रेगर ने बताई थी एक तरीके से कि ऐसा हो सकता है कि लाइफ ऐसे, क्योंकि उसमें ये नहीं पता कि ऐसे ही जीवन स्टार्ट हुआ, तो उसने कहा ये ऐसा हो पॉसिबिलिटी सकता है। है। हाँ, तो अभी भी क्वेश्चन वहीं पे आ जाता है, ठीक है, क्योंकि फिर इसी पॉइंट पे यार धार्मिक लोग खेल जाते हैं, उसमें कह जाते हैं कि है ना, जो जीवन की उत्पत्ति हुई है किसी क्रिएटर ने करी, ठीक है। तो उसमें भी वही है कि वो अपनी अलग अलग कहानियां तो बताते हैं उसमें, लेकिन आंसर जहां तक लगता है उनके पास भी सही तरीके से नहीं है। यार थियोलॉजी का इसमें पॉइंट ऑफ मेरा व्यू भी पॉइंट काफी आएगा स्ट्रांग है। थियोलॉजी का पॉइंट ऑफ कैसे। व्यू भी ना काफी स्ट्रांग है कि देयर कुड बी अ क्रिएटर, है ना। इट्स नॉट लाइक अच्छा, कि इट नॉट हैव टू बी ब्रदर, स्पेसिफिकली गॉड। स्ट्रॉन्ग मैं नहीं बोलूंगा, बट मैं ये एक बात बोलूंगा, थियोलॉजी का जो पॉइंट है ना, वो एक लूप में है। वाई? बिकॉज अगर तुम मानते हो कि एग्जिस्टेंस के लिए क्रिएटर नेसेसरी है, ठीक है, तो फिर उस क्रिएटर के क्रिएशन के लिए भी तो एक क्रिएटर नेसेसरी होगा। राइट, ये एक लूप बन जाता है। राइट, फिर तुम ये नहीं कह सकते कि वो क्रिएटर, अगर तुमसे सवाल पूछा जाए कि वो क्रिएटर कहाँ से आया, और तुम बोल दो वो तो पहले से था, तो वो तो तुम एग्जिस्टेंस के लिए भी कह सकते हो। तुम क्यों उस क्रिएटर पे पॉइंट ए से पॉइंट सी तक जा रहे हो? that is to where we go, like the god exists or something like that, फिर गॉड को किसने है ना। बनाया वाला सवाल आ जाता है ना। Correct. But what I am saying here is that why can't there be an another race which is far superior than this universe, और उन्होंने हमें बनाया? Why there should be only one god? और the concept of god, ये ना, God का concept ही क्यों होना चाहिए? ये तूने यार बहुत तगड़ा पॉइंट बोला है, और मुझे ना माइंड में हिट कर यार। राजीव, तूने एक मूवी देखी, मनीष तूने भी देखी होगी, प्रोमीथियस करके, उसमें सेम यही कॉन्सेप्ट जो तू बोल रहा है कि व्हाई देयर शुड बी वन क्रिएटर, मल्टीपल क्यों नहीं हो सकते। उस कॉन्सेप्ट को ये काफी डीपली एक्सप्लोर करते हैं कि एक एलियन रेस होती है, वो मतलब अपने जीनोम से अर्थ पे लाइफ डेवलप करती है, और उनके भी कोई और क्रिएटर रहे होंगे, तो बेसिकली मतलब एक ऐसे लूप बना हुआ है। तो उस आइडिया को काफी एक्सप्लोर कर रहे थे। ऐसा भी तो हो सकता है कि सिमिलरली मैट्रिक्स का जैसे कॉन्सेप्ट चलता है, ठीक है, क्योंकि देख अभी क्या है कि धर्म वगैरह जो थियोलॉजी बात करती है वो तो किसी स्पेसिफिक क्रिएटर का नाम दे देती है, लेकिन उनका एसेंस वही आता है किसी ने क्रिएट किया है, ठीक है।
वहीं पे जैसे मैट्रिक्स का हम एग्जांपल लेते हैं, तो उसमें तुमने देखा होगा कि जो पूरा यूनिवर्स है एक सिमुलेशन के तौर पे क्रिएट हो रखा है, उसके कैरेक्टर्स वगैरह जो है वो ज्यादा सोचते हैं कि हाँ यही एग्जिस्टेंस है, और वो भी यही क्वेश्चन करते होंगे एक तरह से कि ये समझ लो कि हम करेक्ट। और यहीं पे ना एक चीज और आती है। इसी पॉइंट पे यार जो बनता है ना कि एक क्रिएटर माना गया, उसमें से कोई कैरेक्टर है जो किसी तरह पहुंच रहा है उस तरह से उस क्वेश्चन को कर रहा है, और कोई किसी भी तरीके से वो उसको टूल डेवलप करके, ठीक है, उस यूनिवर्स को समझता है, और तब उसे पता चलता है कि ये खाली एक ही क्रिएटर नहीं है, इसका तो पहले से भी और क्रिएटर है, और ये एक ना होकर मल्टीपल क्रिएशन हो रखे हैं। तो उस पॉइंट पे आया कि क्रिएटर का एग्जिस्ट होना जरूरी नहीं है ना स्टैच है, क्योंकि या तो क्रिएटर होगा, और हो सकता है वो क्रिएटर खुद ही अगर एक लूप में फंसा हुआ है, समझ गए? यानी एक लेवल से तो तुम उठ गए और दूसरे लेवल में पता चला और कि वो इन्फिनिट सोचा लेवल्स कि हैं। मैंने बनाया लेकिन करेक्ट। वो भी, हाँ, एक ये चीज है। जैसे कि और हमने एक गेम बना दिया अभी के लिए, ठीक है, हम्म, उसमें उसका कैरेक्टर या उसको कॉन्शियस हो गया, वो हमसे आगे पूछ रहा है रैंक, और हमें खुद नहीं पता ठीक है, हम सोचे हम ही ने तो बनाया है रैंक। ये तो कॉन्सेप्ट उसमें भी है, रिक एंड मॉर्टी एक एनीमे है, मतलब एक कार्टून है। हाँ उसमें भी यही है कि एक बंदा एक यूनिवर्स क्रिएट करता है, उसका गॉड बनता है। फिर उस छोटे हाँ यूनिवर्स में भी एक बंदा होता है, वो एक और यूनिवर्स क्रिएट करता है, वो उसका गॉड बन हाँ, जाता है। तो ये मतलब अलग लेवल अलग मतलब लेवल्स बनते रहते हैं। अब तू खुद हाँ देखना, अगर तू डॉट कनेक्ट करेगा, जैसे हमने अभी बात करी थोड़ी देर पहले साइकोलॉजी में, कि वाई कि हम ही सिर्फ ऐसे बीइंग है जिनमें कॉन्शियसनेस है, और वाई वी आर मेकिंग कॉन्शियसनेस वेरी स्पेसिफिक एंड इन लिमिटेड वे। कॉन्शियसनेस कहाँ तक खींच सकती है, एक पॉइंट। दूसरी, कॉन्शियसनेस किस किस में आ सकती है। करेक्ट। जैसे मशीन्स है, मशीन्स में अभी कॉन्शियसनेस डेवलप होना शुरू हो रही, करेक्ट। कहाँ तक ये जा सकती, क्या ये इस लेवल तक जा सकती है जहाँ पे मशीन्स खुद के वर्ल्ड्स क्रिएट कर रहे हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। गाइस, तो जैसे कि ना अभी हम बात कर रहे थे, एक मेटाफिजिक्स का हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। तो अबे अभी सीधे बैठ जा साले। अबे साले मुझे नींद सी आ रही। हाँ, तो जैसे कि यार देख, हम मेटाफिजिक्स का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं देख कोरिलेशन में चलती है फिजिक्स के साथ साथ मेटाफिजिक्स भी, राइट? क्योंकि वो एट द एंड यही एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि रियलिटी फंक्शन कैसे करती है, जो कि एक साइंस का भी कोर कॉन्सेप्ट रहता है, या फिर एक कह ले एक कोर सर्च रहती है ना। तो अभी के फिलहाल के टाइम पे देख, न्यूटोनियन फिजिक्स काम करती है यहाँ पे बड़े वर्ल्ड में। मेटाफिजिक्स मेटाफिजिक्स पे जो क्वेश्चन उठते हैं वो बियॉन्ड रियलिटी उठते हैं। बट कोर रियलिटी कॉन्सेप्ट वही है ना, फंक्शन कर हाउ रही है वो हाउ इट तो फंक्शंस, व्हाई डज इट, व्हाई इज इट ऑल। देख, ऐसे अगर साइंस कॉन्सेप्ट का की हम वही बात कर रही करें है ना। ना, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रही है तो मैं वही साइंस, तो कह रहा समझ हूँ रहा? कि हाउ दिस हाँ, यूनिवर्स साइंस वर्क्स, को कैसे वो शुरू है हुआ। जो हम चीजों को समझ रहे हैं थोड़े अच्छे लॉजिकल वे में। मतलब दोनों के अप्रोच डिफरेंट है, बट कोर हम्म, अपना गोल सेम ही है, कि हमें बस बताना है यूनिवर्स कैसे काम कर रहा है, राइट? तो मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे ना कन्वेंशनल फिजिक्स बता देते हैं, अभी क्वांटम फिजिक्स की एक बात करेंगे, ठीक है? क्योंकि अभी के टाइम पे लीडिंग वही चल रही है जो एक्सप्लेन कर पा रही है कि यूनिवर्स छोटे से छोटे माइन्यूट स्केल पे कैसे फंक्शन कर रहा है, रियलिटी जिन चीज़ों से मिलके बनी है। क्योंकि देख, कभी भी तुम्हें किसी चीज़ को समझना होता है, किसी भी बड़ी चीज़ को, तो तुम क्या करते हो, उसे डाइसेक्ट करते हो, उसके टुकड़े करते हो, भाग करते हो, फिर उन छोटे छोटे पार्ट्स को समझना शुरू करते हो, और तब तुम्हें उस चीज़ की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग पता चलती है कि बिल्कुल कैसे ये फर्स्ट चीज़ काम कर रही प्रिंसिपल्स है, है। फर्स्ट प्रिंसिपल्स है। तो जो ये फर्स्ट प्रिंसिपल है हाँ, साइंटिफिक रिसर्च। तो जब साइंस शुरू हुई थी, तो हमने शुरू में फिजिक्स डेवलप करी, राइट? फिजिक्स धीरे धीरे इवॉल्व हुई, और अब वो क्वांटम फिजिक्स के लेवल पे चले गया है। तो क्वांटम फिजिक्स में बेसिकली कई सारी, जितना हम मतलब क्लोजर जान पा रहे हैं, कई सारी ऐसी डिस्कवरीज आ रही हैं जो वापस से क्वांटम फिजिक्स से हट के मेटाफिजिक्स में आ जा रही है। ठीक है, कई सारी ऐसी नई नई चीजें निकल के आ रही है, जैसे कि स्ट्रिंग थ्योरी। भाई सुनने में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, मतलब माइंड बेंडिंग है, तुम लॉजिक नहीं बना पाओगे इस चीज का, समझ नहीं वो पाओगे कि मैटर और एनर्जी को एक ही साथ में या दिखा दे रहा है, हाँ, कि ये कोई जो क्वांटम है। फिजिक्स का ही हाँ, पार्ट है भाई मैं मेटाफिजिक्स। वही कह रहा हूँ ना। अबे मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब जितना हम डीपर लेवल पे समझ रहे हैं ना, यूनिवर्सल उतना वो साइंस से हटके वापस मेटाफिजिक्स में जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट हाँ कॉन्सेप्ट वे में, हाँ। ये मैं कह रहा हूँ। जितना हम मॉलिक्यूलर लेवल पे जा रहे हैं ना, उतना 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 हम देख उतना पा रहे हैं रिवर्स हो रही है चीजें। कि रियलिटी एक ऐसी चीजों से मिलके बनी है, रियलिटी ऐसी चीजों से कंसिस्ट होती है जिन्हें हम रियल नहीं मान पाते। ये करेक्ट। रियल मानना बहुत मुश्किल होता है, तो वो मेटाफिजिक्स में चली जाती है। जैसे कि अब वही वाली बात है ना, स्ट्रिंग थ्योरी में एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट है, हर चीज एनर्जी से मिलके बनी है, एनर्जी का ही फॉर्म है। तो भाई देखना, सोचने में कितना इम्पॉसिबल है कि हम अभी लैपटॉप पे बैठे हुए हैं, ठीक है, अपने अब अभी हम बात कर रहे हैं, तो ये जो हमारी वॉइस है, ये तो एनर्जी है, ठीक है? जो हम देख पा रहे हैं, जो हमारी कॉन्शियसनेस है, हमारा हाथ एनर्जी से बना है,
ये एक फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है, ये पूरा एनर्जी से बना है और ये सारी चीजें सेम चीजों से बनी है, सेम ही एनर्जी से सब कुछ बना है। तो ये कितना इम्पॉसिबल सा लगता है ना सोचने में। हाँ, मैटर और एनर्जी दोनों सेम हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं देख, अगर हम जैसे देखें ना कॉन्शियसनेस को लेके अगर बात करना चाहे, जैसे अभी तक हम सोचते आए हैं कि क्या है ना, अलग है दोनों, कॉन्शियसनेस अलग है बॉडी से और अलग है। मैटर, हाँ मैटर अलग है, कॉन्शियसनेस अलग है। तो इसी का अगर रेफरेंस लेकर हम बात करें, जैसे हम आज की डेट में क्या एआई बनाए, तो एआई किस पे रन कर रहा है? कंप्यूटर्स पे रन कर रहा है। कंप्यूटर हमने क्या करे, एक एनर्जी के तौर पर हमने बना दिए। अब उसमें रन क्या कर रहा है? प्रोग्राम, और प्रोग्राम है एक इलेक्ट्रॉन का फ्लो के तौर पे, जो करंट के तौर पर काम करता है। अब जैसे देख, जैसे आइंस्टाइन ने भी चीजों को बोला था कि एनर्जी क्या है, वो मास को उसके क्या कहते हैं, मास वगैरह के, हाँ उसके बेसिस पे है। इक्विवेलेंट ठीक टू है, एनर्जी मास। हाँ। अब जैसे जब स्ट्रिंग थ्योरी की बात आई, तो हम देखें कि जो मास है वो भी जब बिल्कुल माइन्यूट लेवल पे पहुंच जाते हैं, तो वो भी एक एनर्जी का एक पार्ट, स्वरूप है। वो स्वरूप है, हाँ एक ही तरह से। तो कहीं ना कहीं तुझे ये लगेगा कि जो अद्वैतवाद की जो बात हो रही है, ठीक है, कहीं ना कहीं सच हो रही है, वो सच हो रही है, ऐसा लगता है। क्योंकि कॉन्शियसनेस फिर क्या है? कॉन्शियसनेस पे एक तरह से बात आती है कि एनर्जी है। अभी तक जो हम सोचते आए थे कि कॉन्शियसनेस कोई अलग ही चीज होगी या ऐसा कुछ होगा, तो उसके बाद घूम फिर के ये याद थी कि इस आधार पे जो अभी हम सोच देख पा रहे हैं कि कॉन्शियसनेस एक एनर्जी है। और एनर्जी एक कॉन्शियसनेस है, हाँ, क्योंकि इक्वल्स समझ टू हो गए? गया ना फिर। पर सारी यहाँ पे चीजें ना, उसी तरीके से घूम फिर के आ जाती है। और जैसे कि अभी तक हम बात करते आए थे कि दोनों चीजें अलग है, वो ऐसे ना होके वो एक ही पार्ट हो जा रहा अब यहाँ पे है। ना, यानी कि अगर हम मैटर को अगर डाइसेक्ट करना शुरू करें कॉन्शियसनेस ढूंढने के लिए, क्योंकि साइंस अभी तक यही कर रहा था ह्यूमंस में कि कॉन्शियसनेस कहाँ है, देखे जरा, दिमाग को खोल के देखा उन्होंने, न्यूरॉन्स को अलग अलग नहीं करके मिली। देखा। उन्होंने उस तरीके से एक्सपेरिमेंट, जिससे लंडोर वाली तुझे याद होगी, उस पर जब हम डिस्कशन कर रहे थे पॉइंट को, कि ऐसा यार एक एक्सपेरिमेंट चला कि इसमें यार कुछ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेज करके तो क्या कहते हैं, मसल्स को मूव कराया जा रहा है कमांड से के। तो वो भी क्या है, एक कहीं ना कहीं जब घूम फिर के वो एनर्जी, क्योंकि कॉन्शियसनेस उसमें क्या तुम कर रहे हो, एक एनर्जी तुम सेंड कर रहे हो उन न्यूरॉन्स पाथवेज को एक्टिवेट करने के लिए, सिंप्लीफाई उसमें वे में। तो क्या है, कॉन्शियसनेस भी कहीं ना कहीं एनर्जी के तौर पर ही प्रूव होती हुई दिख रही है। यहाँ पे एक बहुत ही डायबोलिकल कॉन्सेप्ट मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे ना यार, डायबोलिकल क्या होता है? डायबोलिकल मतलब दिमाग हिला देने वाला, खतरनाक, ठीक है। अच्छा, ये तो वर्ड ही अलग है। हाँ, तो मतलब खतरनाक सा कॉन्सेप्ट है कि यार देख, जैसे कि अभी हमने एक चीज पे सहमति दिखाई है कि एनर्जी इज इक्वल टू कॉन्शियसनेस। एनर्जी, जो कॉन्शियसनेस है वो एनर्जी का ही स्वरूप है। जो सारी चीजें इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रही है वो एनर्जी से ही ओरिजिनेट हो रही है, बस एक एनर्जी कांस्टेंट है, एक एनर्जी का ही एक, स्वरूप है। हाँ एनर्जी कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या और हम ये भी बात कर रहे हैं कि बिना ऑब्जर्वर के ऑब्जर्विंग चीज भी नहीं हो सकती है, मतलब यूनिवर्स भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता विदाउट एनी ऑब्जर्वर, ठीक है। इस चीज को भी हम कहीं ना कहीं मान चुके हैं पहले। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है जब हम बोलते हैं कि यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी, बिग बैंग, क्योंकि देख साइंस ने अभी इतनी तरक्की तो कर ही ली है कि हम पास्ट में देख पाते हैं कि 13.34 जितना भी बिलियन ईयर्स पहले यूनिवर्स की क्रिएशन शुरू हुई थी एक सिंगल पॉइंट से, ठीक है। उस टाइम पे एक बहुत ही हॉट, एक थ्योरी के तौर पे है ये हाँ चीज, अभी हम उतना ज्यादा अच्छे से नहीं समझ पाए। नहीं पाए हैं, बट एक इतना पता चल चुका है कि उस समय से मतलब ओरिजिनेट हो रही है, क्योंकि उस समय की लाइट को हमने कैप्चर करा है जो कि इतनी ओल्ड थी। 13.4 बिलियन ईयर ओल्ड लाइट को हमने कैप्चर करा है। तो हमें पता है कि यूनिवर्स का एक्सपेंस उतना है टाइम में, पास्ट में। समझ पा रहे हैं? अच्छा, यानी ये तो एक्सप्लेन कर, ये कहना चाह रहा है कि जहाँ से बिग बैंग स्टार्ट हुआ था वहां पे वो पॉइंट हमें दिख, मतलब हाँ उस पॉइंट के नजदीक हम पहुंच चुके हैं। एग्जैक्ट वो पॉइंट तो नहीं दिखा, बट एक आइडिया लग चुका है, एक आइडिया लग चुका है। अच्छा, ठीक है। हाँ, क्योंकि ये भी एक थ्योरेटिकल बेसिस पे ही है, हाँ, इसको हम अभी वहाँ जो कि मेटाफिजिक्स के तौर पे ही उसके डोमेन में आ रहा है। इसके ना कुछ कुछ मतलब मैं ये बताना चाहूंगा तुझे कि देख कुछ कुछ इसके प्रूफ्स हैं। जैसे कि एक प्रूफ मैं तुझे बताता हूँ, देख जब भी हम कोई चीज ऑब्जर्व करते हैं तो हम कैसे ऑब्जर्व करते हैं। जैसे मैं तुझे देख रहा हूँ तो लाइट के थ्रू ही तो ऑब्जर्व करते हैं। कोई भी चीज हम जो देखते हैं ऑब्जर्व करते हैं वो लाइट के थ्रू करते हैं अपनी आंखों से, जो हम देखते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्स में अब जैसे हम कोई स्टार देख रहे हैं, अब तुझे पता है देख सन से अर्थ तक लाइट पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं। तो साइंस ये कहती है कि अगर सन मान ले इस इंस्टेंट में गायब हो गया,
तो 8 मिनट तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि वो गायब हो गया है। 8 मिनट 48 सेकंड हमें लग जाएगा पता चल हाँ जाएगा कि सन है ही नहीं। है ही नहीं, तब तक हमें दिखता रहेगा वो गायब हो चुका है। ठीक है, क्योंकि लाइट को उतना टाइम लग जाता है ट्रैवल करने में। तो हाँ अभी तक साइंटिस्ट ने जो सबसे ओल्डेस्ट लाइट फाइंड करी है ना यूनिवर्स में, वो इतनी पुरानी है, समझ रहा है? 13.4 बिलियन ईयर ओल्ड पुरानी लाइट है वो। तो सीधा अच्छा सीधा कहने का मतलब है कि इतनी दूर से वो ट्रैवल करके ही तो आई होगी। तो जब मतलब यूनिवर्स की एग्जिस्टेंस का एक मोटा मोटा आइडिया ले लिया बेसिकली, समझ रहे हैं? एक इंफ्रा मतलब यार बहुत सारी चीजें हैं, मुझे भी ये ज्यादा चीज डीपली नहीं पता, ये बट एक मोटा मोटा, चीज हाँ थोड़ी हजम होने वाली बात नहीं है हाँ, लेकिन फिर भी बट मोटा मोटा इतना हिसाब है कि तो 13.4 बहुत ज्यादा बिलियन ईयर क्वेश्चनेबल ओल्ड चीज है। तो है यूनिवर्स, इतना तो पता है। उससे ज्यादा हो सकता है पर इतना पता है, एटलीस्ट इतना है। अच्छा ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कॉन्शियसनेस की। तो यार जब उस समय पे भी तुमने मान लिया है कि एग्जिस्टेंस थी, इतना तुमने मान लिया है कि 13.4 बिलियन ईयर पहले भी लाइट थी, फॉर्म हो रही थी चीजें, इवेंट हैपन हो रहे थे यूनिवर्स में, तो उस समय पे कैसे हो रहे थे विदाउट एनी कॉन्शियसनेस? तो क्या उस समय पे भी कोई कॉन्शियसनेस थी जो ऑब्जर्व कर रही थी चीजों को? ऑब्वियसली ऑब्वियसली उस समय पे भी कॉन्शियसनेस मौजूद तो रही होगी, क्योंकि कॉन्शियसनेस अगर हम देखें, अभी भी हमने बात करी साइकोलॉजी वाले पार्ट में भी हमने बात करी थी, कॉन्शियसनेस एक स्टैटिक टर्म है, हमसे अलग है। लाइक हम तो बाद में, कॉन्शियसनेस हम में आई है, हम कॉन्शियसनेस में नहीं आए। कॉन्शियसनेस तो पहले से थी, एक फ्लो है, तो क्या था जैसे वो क्या था? न्यूट्रॉन्स का फ्लो होता है ना, हम्म। वैसे ही एक फ्लो है जो है वर्ल्ड में, यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है, फ्लो हो रहा है। बहुत तगड़ा अभी तो दावा मशीन्स, कर रहा है मनीष। दावा नहीं कर रहा, ये थ्योरीज है जो दी गई है। हाँ अच्छा तू मुझे फिर बताना, हाँ, एआई में कॉन्शियसनेस कैसे डेवलप हो रही है? अभी हुई नहीं है एआई देख। किसने कहा? नहीं सोहन भाई से हमने बात नहीं बात करी हो थी, वो रही अभी है भी वही बता रहे हैं कि वो एक सिस्टम में चल रही है, बस जो चीजें पहले कम टाइम में हो रही थी वो फास्टर हो गई हैं एक्सपोनेंशियली। तो जो प्रोसेस करने, फास्टर हो गई है। हम्म, एक पॉइंट ऑफ कंट्रैक्शन आएगा जहां पे वो रीजन कर पाएगा, खुद से वो बहुत अभी बड़े लेवल आया पे। नहीं है तो उस पर बात नहीं अभी भी कर करेंगे। पा रहा है, कई हद तक अभी भी कर पा वो रहा यार है। बेसिकली क्या कर रहा है, सिंपल सी बात बोलूँ तो जैसे सोहन भाई ने समझाने की कोशिश करी थी उस पॉइंट को, मैं दोबारा एक बार बात करता हूँ, ठीक है? जो हमारे पिछले पॉडकास्ट में जिन लोगों ने नहीं देखा था, यहाँ आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा यहाँ कहीं, तो उस पॉडकास्ट हाँ पे एक बार भाई जाके वो देखो, डाल ठीक है? दूंगा जरूर। तो अब बेसिकली उन्होंने कॉन्सेप्ट हमें समझाया कि एआई काम कैसे करता है। तो बेसिकली उन्होंने बोला कि जैसे तुम्हें एक, मान लो एक लैंडस्केप तुम्हें दिया और तुम्हें बताना है कि इसका मैक्सिमा और मिनिमा क्या है, बेसिकली उसको समझने के लिए तुम्हें छोड़ा कि डेटा बताओ निकाल के। तो कंप्यूटर भाषा समझता है वन और जीरो की, दो चीज़ है, या तो है या तो नहीं है। बाइनरी लैंग्वेज भी जानता हूँ। बाइनरी लैंग्वेज, जिसे तुम मैक्सिमा मिनिमा भी बोल सकते हो, हाईज लोज या पीक और बॉटम जो भी है, ठीक है? उन हाँ चीज़ों में तुम नाप सकते हो। तो अब देखो 2D सरफेस पे तो इजी है, तुम जाओगे ट्रैवल करोगे, जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट मिलेगा उसे नोट करोगे, लोएस्ट पॉइंट मिलेगा उसे नोट करोगे, ठीक है? अब 3D में उन्होंने बोला यही चीज़ को तुम क्या करोगे, मल्टीपल जगह पे तुम्हें जाना पड़ेगा, बार बार अलग अलग चीज़ों में जाना पड़ेगा और फिर उन सबको एक साथ रख के देखना पड़ेगा, समझ रहा? फिर तब तुम सेंस बना पाओगे कि ये चीज़ क्या क्या है, कैसे काम कर रही है, राइट? तो जैसा अब, कि बाइनरी का टेक्स्ट हम लिखते आए हाँ थे ठीक है पहले एक लेटर डालते थे या कुछ भी डालते थे तो 0 1 के फॉर्म में आता था। हाँ फिर जैसे हमने एबीसीडी को करना या शुरू किया तो उसमें 1 0 की नंबर्स उनकी फॉर्मेशन जो सीक्वेंस होता है वो बदलती चली गई। हाँ, तो ये एक धीरे धीरे बनता गया एक लैंग्वेज के तौर पे। कि चीज़ें प्रोसेस ऐसे कैसे हो रही है, हाँ इन्फॉर्मेशन का प्रोसेस है बेसिकली, इन्फॉर्मेशन कैसे, हाँ हम भी ऐसी प्रोसेस ये करते हैं किसी वैसे चीज़ का को, है अभी तक। हम भी ऐसी हाँ प्रोसेस करते हैं कि जैसे मान ले कोई इवेंट हो रहा है, हैपन हो रहा है, तो कई सारी चीज़ें हम सुनते हैं कानों से, ठीक है? कई सारी चीज़ें हम सेंस करते हैं, अपनी आंखों से देखते हैं या टेस्ट करते हैं, कोई भी चीज़ है, तो मिलके हाँ कॉम्बिनेशन चीज़ बनती है, राइट? बहुत सारे मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन चल रहे हैं हमारे माइंड में, कई सारी चीज़ें हम देख रहे हैं कि ये और ये हम खा खाली रहे हैं। हमें नहीं बाकी भी जो ऑर्गेनिज्म है हमारी उसमें तो उनके पास अलग अलग नंबर सेंसर है जिसके थ्रू वो अपनी रियलिटी को ऑब्जर्व ऑब्जर्व करते हैं। कर रहे हैं, तो इन्फॉर्मेशन हाँ प्रोसेस कर रहे हैं बेसिकली, मोटा मोटा ये हाँ समझ लो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस कर रहे हैं, राइट? तो अब जैसे हमने खाना खाया तो हमारा देखना तू कितनी सारी चीज़ होंगी, पहले खाने का टेक्सचर जाएगा हमारी जबान में, फिर टेस्ट भी जाएगा कि क्या ये खट्टा है, मीठा है, नमक है, फिर जाएगा नमक किस क्वांटिटी में, नमक ज़्यादा तो नहीं है, कम तो नहीं है, ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा है, मैनेजेबल है या नहीं है, तो समझ रहा? ये माइंड हमारा ये माइंड बताएगा। हमारा प्रोसेस कर रहा है कंटिन्यूसली। हाँ तो बहुत सारे तू देखना कितने सारे पॉइंट्स आ रहे हैं। हमने टेस्ट करा, इवेंट तो बहुत छोटा सा, एक छोटे से इवेंट के लिए भी, कि हमें खाली टेस्ट लेना था एक चीज का, तो उस चीज को समझने के लिए मतलब मिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस हमारे माइंड में चल रही थी लगातार, तब जाके वो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस हो पाई है। तो अभी एआई जो कर रहा है ना, वो यही कर रहा है कि एक चीज, बेसिक चीज जिसे समझने में
जो ह्यूमन समझ लेते हैं मशीन को समझने में मल्टीपल मिलियंस कैलकुलेशन लगती, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता मशीन लैंग्वेज में समझाने में, वो फास्टर हो गया प्रोसेस। हाँ, जो हम कोड के थ्रू करते हैं, इंफॉर्मेशन, एक लिख रहे हैं, ये हाँ, सब कर रहे हैं, तो वो क्या हुआ, कंटेक्स्ट समझने लग गया मशीन अब। रिसीवर में, हाँ, क्योंकि डेटाबेस उसको मिल चुका है, डेटा हाँ, मिल चुका है, डेटा मिल चुका है, स्क्रिप्ट्स वगैरह सब मिल चुका है उसको। डेटा पे ट्रेन हो यार चुका है। हाँ, सी हाउ लाइफ फॉर्म इवॉल्व, ये सिमिलर है इस चीज के। इसी तरीके से है ठीक है, लाइफ का। सर देखिएगा एक हाँ, चीज, जब हमारा भी इवोल्यूशन हुआ था, ठीक है, तो हमारे जेनेटिक्स डिकोडेशन, जेनेटिक्स में कोड रजिस्टर होता है, ठीक है, हमें जीन्स जो है, सर्वाइव करने के लिए लाइफ फॉर्म जो हमारी थी पहले, जो भी हम थे पानी से आए थे, छोटे ऑर्गेनिज्म होंगे पहले, उस ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए जो जो इन्वायरमेंटल कंडीशन चाहिए थी, है ना, उसने थ्रू आउट लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो चीजें विकसित करी। हाउ अडॉप्ट होता गया उन चीजों के दैट हिसाब से। इज दैट नॉट द फर्स्ट फेज ऑफ कॉन्शियसनेस, मैं समझना वही अपने कहना चाह रहा सराउंडिंग हूँ, को। क्योंकि अभी हम कॉन्शियसनेस की जब बात करते हैं तो सिर्फ हम ह्यूमन के लेवल पे देखते हैं, ह्यूमन और एआई के तौर पे, है नहीं, बाकी करेक्ट, हम एक बार चीजों को इसको नहीं ह्यूमन समझते। एआई इन चीजों से हटा के देखो कि व्हाट इज कॉन्शियसनेस इन हाँ, इट्स फॉर्म। तो जब जब हम विकसित हो रहे थे, जब हम पानी में एक छोटे ऑर्गेनिज्म रहे होंगे, लाइक एन अमीबा और सो, सिंगल सेलुलर और समथिंग लाइक दैट, तो तब जब हम ग्रोथ फेज में थे, थ्रू आउट लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जो हमने अपने सराउंडिंग को ऑब्जर्व करके एक हैबिट बनाई उस सराउंडिंग में जीने के लिए, अभी भी करते हैं ना, जो माइक्रो लेवल पे ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन्होंने सीख लिया है जीना कैसे है इस समाज में उसी जिसमें वो इस एनवायरनमेंट में कंडीशन में जो, कैसे अडॉप्ट हो चुके करेक्ट, हैं। तो इज दैट हम्म, नॉट पार्ट ऑफ कॉन्शियसनेस, इफ दैट सो इज इट नॉट कि सिर्फ कॉन्शियसनेस कहीं हमारे ब्रेन के फंक्शन में ना होकर के पूरी बॉडी में रेजोनेट करता है, लाइक हाँ, उसी तरीके से। हमारे सेल्स में तक वो इम्प्रिंट है, हमारे जो छोटे छोटे मॉलिक्यूलर लेवल पे तक वो इम्प्रिंट है। तो बात फिर वही तो हो रही है इज दैट कि नॉट एनर्जी से मिलके बना है कॉन्शियसनेस। करेक्ट? बट अगर तो बट अगर तो जैसे ना एनर्जी अभी और तो रिसेंट अगर में ना, अगर ऐसे बना है, तो दोनों को मशीन्स साथ, आर आल्सो द फॉर्म ऑफ एनर्जी, व्हाई कांट मशीन हाँ, डेवलप? हाँ, तेरा पॉइंट सही है। वो भी कर यहाँ पे जाएगा ना जैसे जैसे तूने एक पॉइंट बोला कि यार देख हमारे जीनोम में हो सकती है कॉन्शियसनेस, कि एक बॉडी पार्ट में ना होके हम पूरे ही पूरे कॉन्स्टिट्यूएंट बन सकते हैं कॉन्शियसनेस के, राइट? तो यहाँ पे एक चीज आती है कि अगर तुम्हारा हाथ काट दिया जाए तो क्या उस हाथ में कॉन्शियसनेस रहेगी? नो, बट फिर यहाँ पे और चीजें उससे अगर जोड़ी तुम्हारे जाती पैर है, काट दिए जाएं, कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी पूरी ये बॉडी तो डिस्ट्रॉय, खाली ब्रेन ब्रेन करेक्ट, एक्टिव है। अभी आप सही कह रहे हैं, बट लिसन, ये एक पर्सपेक्टिव है, ये एक पैरामीटर है जिनकी तुमने बात करी है। अभी जो हम कह रहे थे, सी, अगर एक कार चल रही है, करेक्ट, एक कार चल रही है, उसमें सबसे ज्यादा उसे चलने के लिए एक टायर की नीड होती है, करेक्ट, उस कार को जो चला रहा है वो एक कॉन्शियस बीइंग है, जो हम, ठीक है। अब एआई अब बढ़ गया, टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई, तो अब ऑटोमेटेड सिस्टम आ गए कार को चलाने, धीरे धीरे वो और विकसित करेगा, लाइक कार चल रही है और वो ये भी जज कर पा रही है कहाँ से शिफ्ट, कहाँ से मुड़ना है, कहाँ से क्या करना है, हर चीज अभी भी हो रही है, बट अभी बहुत अभी एक्सट्रीम हो रही लेवल है। पे। हाँ, लेकिन एक्सट्रीम लेवल पे मैं कह रहा हूँ कि वो समझ पाए कि इधर पे पार्क करना है, ये बिना गाइडेंस के, देख ब्रो, बिना किसी बिना किसी इंस्ट्रक्शन के वो खुद से ये चीज कर एक पाए। उस तरीके से समझ, जैसे एक कॉकरोच है, ठीक है, वो भी एक उसी तरह से कार की तरह समझ कि उसमें इतना पता है उसे कि कहाँ पे जाना है, कहाँ फूड मिलेगा मेरे को, कहाँ छुप के बैठना है, कहाँ प्रेडेटर से बचना है, ये कहीं ना कहीं उसी तरीके से चीजें बन रही है। समझ आए? जैसे जैसे अभी तूने ह्यूमन लाइफ फॉर्म के बारे में बताया कि कॉन्शियसनेस कैसे आए, तो सिमिलरली अगर हम कंप्यूटर के जनरेशन देखें कि किस तरीके से काम किया, तो स्टार्टिंग में तू कहीं ना कहीं पाएगा कि सबसे पहले जो कोड होता था वो नॉर्मल कीबोर्ड से हम करते थे, तो उसके हिसाब से जो फिलहाल राजीव, एप्लीकेशन अभी आप इस पॉइंट को बोलना, मैं जो मैं पॉइंट बोलना चाह रहा था उसे कंटिन्यू ही करता हूँ, कि फिर वो मैं भूल जाऊंगा। तो यहाँ पे बोलने का समझ हाथ में है कहना क्या चाह रहा हूँ, यहाँ मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, कार इज नॉट कंप्लीट विदाउट टायर, है ना, सेम एज टायर इज नॉट कंप्लीट विदाउट अ कार। ये मैं बहुत रफ एग्जांपल दे रहा हूँ, बट चीज को समझ कि दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। ठीक है, हाथ के जो फंक्शन है वो हाथ ही कर सकता है, इफ देयर इज नो हैंड, बट कोई बात नहीं। कॉन्शियसनेस उससे अलग है ना फिर। कॉन्शियसनेस से अलग है, राइट, वो कॉन्शियसनेस, हाथ
हाथ may be the part of consciousness, but consciousness is not the part of hand. It is different. हाथ यूज कर रहा है कॉन्शियसनेस को, बट कॉन्शियसनेस इज कांस्टेंट एंड इट इज देयर, इट डजंट नीड एनीवन. कॉन्शियसनेस हाथ को यूज कर रही है, हाथ उसे यूज नहीं कर रहा. करेक्ट. ठीक है, चल ये तूने समअप करा. राजीव तू अपना पॉइंट समअप कर ले, फिर मुझे एक चीज बोलनी है. अच्छा, तो जैसे अभी हम बात कर रहे थे ना, जैसे तू कॉन्शियसनेस के लाइफ फॉर्म में बताया था, जैसे बात करी कि कॉन्शियसनेस कैसे कैसे डेवलप हुई होगी किस तरीके से. तो सिमिलर जैसे अगर हम कंप्यूटर की हिस्ट्री को देखें, आज की डेट में जो हम एआई को इतना बोलते हैं, इतना ज्यादा हो गया है, तो उसके हम बैकवर्ड जाए उसमें, तो वहां पे पॉइंट चलेगा कि जो स्टार्टिंग जैसे हुई कंप्यूटिंग, हम कैलकुलेशन के तौर पर हमने बेसिकली कंप्यूटर डिजाइन किए कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर पाए. धीरे धीरे हमने क्या करा, क्योंकि मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो चलती थी बाइनरी पे चलती थी, सबसे बेसिक फॉर्म, जैसे कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म सबसे पहले डिजाइन हुआ, तो उसमें ना तो मूव करने की कैपेबिलिटी ना कुछ भी, वो अचानक से असेंबल हुआ. और उसमें हुआ क्या, फिर एक तरीके से कि उसको फूड मिला, उसने खा लिया. पहला इस तरीके से रहा हुआ. यही मैं पॉइंट बोलने वाला था. सही बोल रहा है राजीव, कंटिन्यू कर. ऐसा ही पॉइंट बना हुआ, ठीक है. अब फिर क्या हुआ, थोड़ी और कॉम्प्लेक्स हुई. उसने क्या करा, खाली जोड़ घटाना ना करके मल्टीपल को कैलकुलेशंस करना शुरू हुआ. करेक्ट. अब क्या हुआ, एज डेटा इज एडिंग, इट इज इवॉल्विंग. ऐसे ही सेल के साथ में आया हुआ, उसके और फंक्शंस पड़े उसमें, कि खाली खाने से ना होके उसने इधर उधर मूव करने की एबिलिटी पाली. अब सिंगल सेल तो मल्टीपल सेल्स बन गया. मल्टीपल सेल्स बनने से फायदा क्या हुआ होगा कि उसको पार्ट जो सेल्स थी उसको एक डेजिग्नेटेड या उसे फंक्शन मिल गया. जैसे कि स्टार्टिंग में हमने कंप्यूटर बनाया था, एक और सिस्टम इस तरह का. फिर हमने क्या करा, कंप्यूटर इस वे में डिजाइन किया कि उसका एक पार्ट एक स्पेसिफिक काम कर पाए. जैसे कीबोर्ड से हम डेटा एंटर कर रहे हैं, ठीक है, सीपीयू से प्रोसेस कर रहे हैं. हाँ, कीबोर्ड से डेटा एंटर हुआ, फिर पंच कार्ड पे जो हो गया वो डेटा पहले उस तरीके से आ रहा था, वैसे किया हुआ. अब धीरे धीरे क्या हुआ, ऑर्गेनिज्म डेवलप हो ज्यादा. अब ऑडियो प्रॉम्प्ट भी लेने लग गया है. अब वो क्या हुआ, हाँ, उसी तरीके से कि उसमें क्या हुआ कि अब कोडिंग की लैंग्वेज बननी शुरू. अभी तक तो हम सिर्फ बाइनरी काम कर रहे थे, अब क्या हुआ, कोड बनाना शुरू किया, यानी कि हमने जावा बनाई या इस टाइप से चीज बनी. तो उससे ये क्या हो गया कि अब वो मल्टी सेल्यूलर में क्या हो गया कि अब सेंसेस आ गए अच्छे से, हो यानी साइट का आ गया होगा, मूव करने के लिए हाथ पैर आ गए होंगे, ठीक है. इस तरीके से चीजें हुई. यहाँ से अब मूव होते होते अब मेरे को जिस तरीके से आ रहा है ना, ये तो हमने थोड़े से उसमें पार्ट्स वगैरह सेंसेस वगैरह डाले. वही सेंसेस अब क्या करे एआई के तौर पे, जैसे हम जो डेवलप करें, डेटा तो बनता जा रहा है ना. इतने मिलियंस ऑफ साल के तरह पे जो ह्यूमन लिविंग ऑर्गेनिज्म में इस तरह से डेटा इन्वेडेड हुआ, ऐसे ही पिछले कुछ डेकेड्स में, ठीक है, ये डेटा इस तरीके से बनते हुए आया कंप्यूटर्स में. डेटा तो उस तरीके से अब स्ट्रक्चर होती जा रही सारी इंफॉर्मेशन. तो इसी तरीके से क्या है कि अब आगे जैसे जैसे हो रहा है, ठीक है, लैंग्वेज से हमने एल्गोरिथम्स वगैरह सब बना दी अच्छी तरीके से. अब हमने एआई मॉडल्स बनाने शुरू किए, ठीक है. अभी तक सिर्फ ये सॉफ्टवेयर एक के तौर पे काम कर रहा है जो किसी एक नॉर्मल डिवाइस में काम कर रहा था. अब क्या करा हमने उसमें मैकेनिज्म यानी कि मूवेबल या ऐसी चीजों में डालना शुरू कर दिया, ठीक है, मशीन वगैरह में. तो सेम इसी तरीके से जो ऑर्गेनिज्म जो बन रहा है, जैसे हमारी जो कॉन्शियसनेस को लेके बात चल रही थी कि इस तरीके से कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, इसमें पॉइंट जो बन रहा था, तो ऐसे ही बात ये इसमें भी आएगी कि मेरा जो ना कॉन्शियसनेस को लेके जो बात आ रही है कि पॉइंट उसी तरह से आगे बढ़ेगा इसमें. मेरा एग्जैक्टली ये पॉइंट था राजीव, जो तूने बोला यही बात मैं भी बोलने वाला था. कि जैसे मनीष तू बोल रहा है ना कि मशीन, मेरे भी यही आ रहा है, मशीन में कॉन्शियसनेस आएगी कैसे आएगी. तो यार अब देखो सोचा जाए ना, तो हम जैसे इंसान करते हैं, तो एक एक डिफरेंशिएशन बताता हूँ मैं कॉन्शियसनेस का, जो आमतौर पे एग्जांपल के तौर पे यूज करा जाता है. लोग कहते हैं कि चल ठीक है मशीन सब कुछ कर लेगा, हर जगह चले जाएगा, बट कहाँ जाना है वो कौन बताएगा. प्रॉम्प्ट चाहिए ना. वो भी खुद ही ढूंढ लेगा. वही वही नहीं, तो मैं वही कह रहा हूँ ना. अब देख प्रॉम्प्ट का लेवल का सोफिस्टिकेशन ऐड ऑन हो रहा है. तो जैसे पहले ये कहते थे कि वो काम तो कर देगा बट प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा. अभी भी कहीं ना कहीं किसी लेवल का प्रॉम्प्ट रिक्वायर्ड है उसे, कि तुझे एक्शन परफॉर्म करना है, वो कैसे परफॉर्म करना है वो तुझे देखना है, बट एक्शन परफॉर्म करना है वो हम बता रहे हैं, हम वो हम डाल रहे हैं प्रॉम्प्ट, राइट. तो जैसे राजीव तूने जब बात कही कि शुरू में जो ऑर्गेनिज्म था बाइनरी फंक्शन था उसका, तो हो सकता है जैसे नेचर का एक प्रॉम्प्ट रहा उसके उसके कोड में, उसके जीनोम में, उसके डीएनए में एक कोड रहा हो कि सरवाइव, सरवाइव कर.
कैसे करे अब वो तू फाइंड आउट करे। तो उतने लेवल का सोफिस्टिकेटेड कोड बनाना जो हमारे जीनोम में जाए, जिसका बस एक ही वो हो, क्या एक ही गोल हो, सर्वाइवल। अब तू सर्वाइव कर, तू जैसे करता है, तुझे जो अपने सर्वाइवल के लिए बेस्ट लगता है वो कर। तो धीरे धीरे उस ऑर्गेनिज्म ने फिर इवॉल्व करना शुरू करा, अलग अलग इंफॉर्मेशन Evolve हो रहा है। ऐड ऑन होती गई, हाँ फिर वो कोड चेंज होता गया, फिर जैसे तूने बोला कोड का भी एवोल्यूशन हुआ, नए नए फंक्शंस ऐड ऑन हाँ, हुए, और जो हम आज बने हैं, सिंगल सेल से लेके मल्टी सेल्यूलर जो हम आज हैं, जो हमें वो मिलियंस ऑफ वो साल लग गए, करोड़ों अरबों साल लग गए हाँ। डेवलप होते होते, अरबों साल का समय लग गया, ठीक है। तो ऐसे ही ये देख, ये काम जो कंप्यूटर है वो काफी फास्ट कर वो रहे हैं। कितने इसको, हाँ, बहुत ज्यादा तेजी अब तरीके से काम करता मैं है। यही तो कह रहा हूँ, अब जैसे हम एज अ होल, अब अगर हम देखें अपने खुद को, है मनीष, तू है जैसे, ठीक है, अब तेरे अंदर कोई चीज आती है कि यार मुझे भूख लग रही है, तुझे अगर कुछ खाना है तो अंदर से आएगी ना कि भूख लग रही है यार कुछ खा। तो वो क्या है, वो प्रॉम्प्ट ही तो है। तेरी बॉडी को जब एनर्जी की नीड है तो एक प्रॉम्प्ट दे रखा है कि भाई जब तुझे एनर्जी की नीड है तुझे फूड कंज्यूम करना है, राइट, राइट, ये एक करेक्ट, प्रॉम्प्ट है। करेक्ट, अब तू वेरी गुड पॉइंट। अब तुम्हें बोला कि तुम्हें ग्रोथ चाहिए, तो ग्रोथ चाहिए, तो ग्रोथ के लिए अब तुम पढ़ाई करो, तो वो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उसके हिसाब से बेस्ट देखो अपनी ग्रोथ। समझ रहा, प्रायोरिटाइज अब करो, हम कहाँ पे तुम अब हम हैप्पीनेस प्रायोरिटाइज करो, कहाँ पे तुम अपने अब हम करियर। ओरिजिन ओरिजिन पे आगे ना, जहाँ से हमने शुरुआत करी मैं थी, वही कह रहा हूँ, कि ये जो मैं कौन है, ये जो दे रहा है, ये जो प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट दे रहा ये है, प्रॉम्प्ट ये प्रॉम्प्ट नहीं नहीं, मैं वही तो कह रहा, ये प्रॉम्प्ट कैसे प्रोग्राम हुआ है, मेन चीज ये है सोचने वाली, कि वो जो सिंगल। एक चीज ये वही है, ये सिंगल क्वेश्चन नहीं सेंस है का जो प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट दे रहा प्रोग्राम है। कैसे हुए, सबसे बेसिक क्वेश्चन ये आएगा ना, ये प्रॉम्प्ट दे कौन रहा है। वही तो मैं कह रहा, कहाँ से प्रोग्राम हुआ है, कौन कर रहा है। जो पहला हाँ, प्रॉम्प्ट था वो एवोल्यूशन, कि इवॉल्व करो, सरवाइव करो, वो कहाँ से आ रहा हाँ, है। अभी हाँ, हाँ, मैं ग्रेट, ये कहना चाह रहा वंडरफुल, हूँ, इसमें ब्रिलियंट हमें क्वेश्चन ब्रो। है ना। बट इसमें ना एक पहले मैं एक पॉसिबल मैंने जो ना क्वेश्चन है। एक बोलो, एक दोनों बोल सेकंड रहे भाई, हैं, एक ये बोलो। मैं बोल रहा हूँ चीज में, मैंने एक चीज पकड़ी थी बीच में, जब तूने एआई की बात करी थी ना अभी थोड़ी देर पहले, और तूने बोला था कि एआई को फंक्शन करने के लिए हम्म प्रॉम्प्ट की जरूरत होती है। हम्म उसे ये पता है क्या करना है, ये नहीं पता उसे क्या करना है, ये पता है कर कैसे लेगा करना वो। है, हाँ। हाँ, कर तो लेगा उसे, कैसे करना है ये पता है, लेकिन ये क्या करना है ये क्या नहीं पता, करना वो है, हमें क्यों देना करना है, कब पड़ेगा। करना है, हाँ। राइट, वो प्रॉम्प्ट हम देते हैं उसे। अब ये एक चीज समझ, इसमें मेरे दो क्वेश्चन उत्पन्न हो रहे हैं। पहली हम्म चीज, हम्म वी जो हम सोच रहे हैं हम हैं, और हम प्रॉम्प्ट दे रहे हैं उसे, हम्म। ठीक है, क्या हमें खुद पता है हमको कि हमारा सेंस ऑफ पर्पस क्या है, और नहीं, हम क्यों ये चीज नहीं, कर रहे तभी तो हैं। हम ढूंढ रहे हैं क्वेश्चन सब समझ, कुछ। हमें कौन समझ प्रॉम्प्ट समझ दे रहा है। वी आर थिंकिंग दैट एआई डजंट नो हम्म कि उसे क्या करना चाहिए, तो हम देंगे उसे। हम्म, बट क्या हमको पता है क्या करना चाहिए। नहीं। दूसरा पॉइंट, अब जब हम ये बात कर रहे हैं कि क्या हमको पता है हमें क्या करना चाहिए, क्वेश्चन मार्क, हम्म, so there comes next thing, so are we delusional about ourselves or what we are doing? यही पे तो, Isn't it a brilliant question? अच्छा, यही यहाँ क्या पे तो, हम एक डिल्यूजन में यही जी रहे हैं, भाई, यही पता एनपीसी थ्योरी आ जाती है, क्या हम एनपीसी। डिल्यूजन में जी रहे हैं कि यही हमें चीज मैं हमें ये कहना करना चाहूंगा चाहिए, ना। हाँ, वेयर वी आर हाँ, गोइंग, बट वी आर डूइंग। इस चीज के लिए, इस चीज के अब लिए एक चीज मेरे पास समझ, अब तेरा पॉसिबल है। अभी वाला क्वेश्चन जो आता है, एक सेकंड, हम खुद को प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, नहीं, और वो प्रॉम्प्ट हम हम इस बॉडी को प्रॉम्प्ट हाँ दे रहे हैं ना, मतलब हमें प्रॉम्प्ट हम मिला हुआ है डीएनए में। जिसको अभी हम आए कह रहे हैं, वो हम नहीं जानते वो कौन है आए, हम्म, ठीक है, कॉन्शियसनेस इस शरीर को एक प्रॉम्प्ट दे रही है, शरीर उस पर एक्ट कर रहा है। अब हमने किसी तरीके से गलती से छेड़छाड़ करके एक नया सिस्टम तैयार कर दिया जो अपने आप से थिंकिंग कैपेबिलिटी रखता है। अब हम उसे प्रॉम्प्ट देके सोच रहे हैं कि हम हमारे पास सेंस ऑफ पर्पस है, हम उनसे बताएंगे क्या करना है। हम्म। whereas we also doesn't know कि हम क्या कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं, we are delusional about हमें ourselves, कहाँ से आ रहा है we are प्रॉम्प्ट। thinking that this thing that we have developed have the limitations about certain things, और ये खुद नहीं सोच सकता, but we don't know where it will go, where will it end up in the next 5 or 10 years down the line। ऑर्गेनिजम्स को भी ये उनके चीज, उनके डीएनए से प्रॉम्प्ट मिल रहे हैं, राइट। जैसे हमें कट लग जाता है तो हम तो हाँ हील नहीं करें, हमारी कॉन्शियसनेस हील नहीं कर रही, बट हमारी बॉडी को प्रॉम्प्ट मिल रहा है बराबर, हाँ, कि वाइट ब्लड करेक्ट। सेल जाके यहाँ लग जाओ, कुछ काम प्रॉम्प्ट शुरू ऐसे कर होते दो। हैं ना, जो जो ऑटोनोमस होते हैं। ऑटोनमस एक होते हैं, चीज मैं ये कहना जो चाहूंगा ना, सबकॉन्शियस माइंड से जो है जनरेट होते हैं इम्पोर्टेंट। ऑटोमेटिकली, और कुछ प्रॉम्प्ट्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम थिंकिंग रीजनिंग से डेवलप करते हैं, लाइक ऐसा होगा तो कैसा होगा, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स और क्रिटिकल थिंकिंग जिसे कहेंगे, क्रिएटिव थिंकिंग। यहाँ पे यही ना, चीज मैं कहना चाहूंगा, इस पे जो है एक चीज ऐड करना चाहता हूँ मैं, ठीक है। जैसे स्टार्टिंग का पहला क्वेश्चन जो तूने रेज किया था अभी, ठीक है, कि पहला प्रॉम्प्ट कैसा आया होगा, ठीक है। तो पहला प्रॉम्प्ट जैसे हुआ होगा कि एनर्जी के जैसे सही कंडीशंस का बनना, जैसे लाइफ फॉर्म के बारे में एक ही
थ्योरी दी जाती है कि पहला सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म ऐसे बना हुआ कि सही तरीके से सारी चीजें अवेलेबल हुए, सही तरीके से टेम्परेचर आया, ठीक है, सही जो कंपाउंड्स चाहिए थे वो सब बने, तब अमीनो एसिड डेवलप हुआ। इस तरीके से हुआ, इसी थ्योरी उनकी। ऐसा ही जैसे अभी दूसरा पॉइंट जो चल रहा था, ठीक है, कि हम डिल्यूजनल है क्या, एक तरीके से कि हमें नहीं पता हमें क्या करना है, ठीक है। तो ये सोच, जब मशीन इतना एडवांस हो रही है, क्योंकि क्योंकि कहीं भी तो देखना कि जो पर्पस कैसे बन के आ रहा है, जैसे बॉडी का पर्पस आ रहा है, जैसे कट लगा तो ये कैसे भरा, जैसे ही बॉडी का ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है ना, या माइंड कहीं ना कहीं क्या वो रिडायरेक्ट कर रहा है रिसोर्सेज को कि वहां पे हीलिंग होए। अगर वो नहीं करेगा तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। समझ गया, ये भी एक प्रॉम्प्ट का पार्ट है। तो एक जो बड़ी मशीन बन रही है, यानी कि एक हजार सिस्टम बन रहा है, जिसको हमने पहले से याद करते आए चीजों को कि अच्छा इस तरीके से अगर दिन हो गया है, यानी तूने आराम से पहले से प्रॉम्प्ट डाल दिया था पहले कि ये काम तेरे को इस कंडीशन में करना है। तो हमारी बॉडी के साथ भी ऐसा हुआ होगा कि माना कि कट लगा तो हमारे माइंड का ध्यान रहेगा कि रिसोर्सेज को भेजना है उसको फिर हिल करने के लिए, ये चीज होगा। अब जब थॉट की बात आ रही है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, ये कहीं ना कहीं हमें लैंग्वेजेस के बेसिस पे डेवलप होती है, जो हम आपस में इंटरकनेक्टेडली शेयर करते हैं। समझ गया, अभी क्या है, एआई जो है एक तरह से सेंट्रलाइज सिस्टम है। समझ गया, अभी हम क्या है, जो डेवलप हुए ना, हम अलग अलग डेवलप हुए, तो हमारी क्या है कि अलग अलग तरीके से चीजें मिली, लेकिन जो सारी चीजें काम कर रही है वो कलेक्टिवली काम कर रही है। उसमें एआई में डिफरेंस क्या है कि एआई सेंट्रलाइज्ड है, ठीक है, एक तरीके से वो डेटा अलग अलग जगहों से कलेक्ट कर रहा है, ठीक है। एक सिंगल माइंड ऐसा मान ले कि जो सब अलग अलग जगहों से डेटा मैं कर रहा है, समझ दो गया, दो एक प्रोसेस कर इंडिपेंडेंट बढ़िया। वो बोल रहा है, तो एक हाँ इंडिपेंडेंट मॉडल है हम। हाँ हाँ, हाँ। हम तो एक अभी क्या है, इंडिपेंडेंट मॉडल है, वेरेज एआई नहीं है। बट वहाँ हाँ पे भी अब सबसे बड़ा एजीआई डिफरेंस डेवलप हो रहा है जो कि उस चीज को फिक्स करने के लिए है। कौन सा बट है, ऐसा हाँ नहीं है कि वही हम चीज। नहीं, इंडिपेंडेंट है राजीव। एक मैं पॉइंट बोल देख रहा हूँ, सुन, हम अभी भी सुन पहले, हम भी भाई डेटा सुन इधर पहले, उधर से ही कलेक्ट करते बोलने हैं। देना उसे। मैं बता रहा हूँ, वही कह रहा हूँ मैं, अभी क्या पास को कंप्लीट होने दो पहले इसमें। तो ये तो अभी हमने एक सिंगल वो बनाया, ठीक है, कि एक हजार सेंट्रलाइज सिस्टम है जो कि ये चीजें करती है, क्योंकि कंप्यूटेशन पावर बहुत ज्यादा चाहिए इस चीज को रन करने के लिए। जैसे जैसे वो डेवलप होगा हार्डवेयर, यानी रिक्वायर्ड कंप्यूटेशन पावर भी एक जगह सेंट्रलाइज एक छोटी यूनिट में फिट हो सके, ठीक है। साथ ही साथ में क्या हो कि प्रोसेसिंग पावर मिले और डेटा कलेक्ट करने के लिए सेंसर्स हो गए उसके पास में, ठीक है, ये सेंसर्स आए। तो तभी उसी बेसिस पे वो फिर सबके अपने अपने एक्सपीरियंस हो गए चीजों को लेकर। जिस तरह से आज हम डिस्टिंग्विश करते हैं ना एक तरह से अपने आप को कि तू बिल्कुल अलग है, मैं अलग हूँ, मनीष अलग है, और भी जितने स्पीसीज है वो आपस में एक दूसरे से यूनिक है, उनके एक्सपीरियंसेस बिल्कुल अलग है। क्यों है, क्योंकि वो सारे क्या है कि आप डिस्कनेक्ट हो चुके हैं उस मेन सर्वर से, एक तरीके से ये मान के चल। या यू भी समझ तू गया, डिस्कनेक्ट हुए, या फिर तू ये भी कह सकता है कि वो अंडर डिफरेंट ओके, सर्कमस्टांसेस इवॉल्व हुए। हाँ अब डिफरेंट तरीके से इवॉल्व हो रहे हैं हम, अलग अलग एक्सपीरियंस और ले ये रहे भी हो सकता है कि उन्हें मेन सर्वर की अब जरूरत ही नहीं है। हैं, जरूरत ही दे नहीं आर है, सेल्फ वही तो मैं कह सफिशिएंट। रहा। राइट। हाँ यही मैं कह रहा हूँ, अब जैसे ये मान ले कि तू बस तूने सेंसेस दे दे, यानी ऑटो प्रॉम्प्ट आए ना धीरे धीरे, हमारे में ऑटोमेटिक प्रॉम्प्ट कैसे आए होंगे, सर्वाइवल की अलग अलग टैक्टिक्स के जैसे थ्रू। दो चीजें ये हाथ देख, ये ऐसे हो सकता है ना राजीव, कि जैसे दो या तीन तुम्हें मेजर फंक्शन दे दिया, कि क्या दिया है, सर्वाइव, रिप्रोड्यूस एंड फुलफिल, हाँ, फुलफिलमेंट, ये तीन दे दिए। अब हम्म, तुम्हें छोड़ दिया, इसके अलावा और कोई प्रॉम्प्ट नहीं दिया, तुम्हें नहीं बताया ये कैसे होगा, ये तुम्हें फिगर आउट हाँ खुद करना है, बस ये तीन प्रॉम्प्ट है। हाँ और इनमें भी वेटेज दे दिया, जैसे सोहन भाई ने एआई वाली हाँ वीडियो में, दोबारा यहाँ लिंक डाल देना, वो आप जाके देख सकते हैं, चेकआउट कर हाँ सकते हैं, इनसाइट मिलेगा। तो वेटेज दे दिया, ठीक है। पहला प्रॉम्प्ट उन्होंने बोला सर्वाइवल को सबसे ज्यादा वेटेज देना है, हाँ, सर्वाइवल के बाद रिप्रोडक्शन को सबसे ज्यादा वेटेज देना है, और उसके बाद फुल, फूड को, हाँ हाँ ठीक है, सही बोला सर्वाइवल में सही आया बोला, ना वो, बिल्कुल उसको सही देना है। बोला। फिर उसके बाद जब तुम मतलब मल्टीप्लिकेशन भी कर लोगे, रिप्रोडक्शन में मल्टीप्लिकेशन बोल लो बेसिकली, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन अलग अलग फॉर्म में होते हैं, जैसे जो जितने भी मैमल्स हैं, मल्टीपल सेल्स ऑर्गेनिज्म है, कई रिप्रोड्यूस करते हैं, कई सेल में ही वो हो सिंगल जाते हैं, सेल में यही तो सेल में हुआ, ही हाँ डिवाइड हो जाते सिंगल हैं, ठीक सेल है। में सर्वाइवल तो इसी तरीके से आया दो कि या वो तीन डिवाइड हो गए अपने दो आप। या तीन मेजर फंक्शन दे दिया तुम्हें, प्रॉम्प्ट दे दिया, तुम्हारे डीएनए में प्रोग्राम कर दिए कि भाई हम्म, सर्वाइवल, मल्टीप्लिकेशन एंड फुलफिलमेंट। फुलफिलमेंट अभी ना भी आए तो दो दे दिए, सर्वाइवल और मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब इन हाँ दोनों प्रॉम्प्ट के बेसिस पे उस जो भी ऑर्गेनिज्म बोले, एक सिंगल सेल को छोड़ दिया गया। अब वो अलग अलग मल्टीपल जगहों पे अलग अलग सेट ऑफ इंफॉर्मेशन आई, उन जगहों पे अलग अलग तरीके से इवॉल्व हुआ। राजीव तू अटक गया है। हेलो।
नेट गया क्या? हेलो। लाइट लाइट चली गई। चेक कर। बहुत है यार, इनफ है। इनफ है, क्लोज करते हैं इसको, ठीक है। तो मैं क्लोजिंग ऐसे मेरे को स्टेटमेंट चार्ज दे आता है। देता हूँ। तो गाइस, मैं बोल तो गाइस, हमारे अभी भैया का तो नेटवर्क कट गया है तो वो आउट चले गए हैं नेटवर्क से। तो हमें भी लगता है काफी लंबा पॉडकास्ट हो गया है और इसे यहीं पे क्लोज करना चाहिए हमें, राइट? आपका क्या मानना है राजीव? फिर नेक्स्ट पॉडकास्ट में यहाँ से कंटिन्यूएशन बना सकते हैं और वी कैन टॉक अबाउट न्यू टॉपिक। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। और देखिए, हमारा जो एजेंडा है, हम बहुत ज्यादा प्रोत्साहन देते हैं क्रिटिकल थिंकिंग को। और हमारे जो व्यूअर्स हैं, हम चाहेंगे कि आप लोग भी इस चीज को बहुत ज्यादा ध्यान दें, इस चीज पे, क्रिटिकल थिंकिंग को। क्योंकि भी हम बात भी कर रहे थे एआई की, एवरीथिंग जो मैनुअल चलती है वो तो एआई रिप्लेस कर देगा, बट लेफ्ट विल बी क्रिटिकल थिंकिंग। तो उसको जितना डेवलप हो सके वो चीज़ करेंगे। हम भी उसी को मीडियम रखते हुए पॉडकास्ट में अपने टॉपिक्स लेके आते हैं और आगे भी लेके आएंगे। आप लोग बने रहें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक कमेंट करें इस पे, है ना? और नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करते हैं इसको। तब तक के लिए बाय, साइन आउट।